अनुसूचित जातियों में भी जो अफ़सर बने या बहुत शासक बने, उनकी अंतर्जातीय विवाह होने लगे, हो गए। वो कलेक्टर बच्चा किसी को भी चाहिए। जिन लोगों को समाज में शक्ति नहीं मिली या समाज में सम्मान नहीं मिला, उन लोगों को नागरिक दर्जा भी नहीं मिला, और नागरिक दर्जा नहीं मिला तो इसलिए समाज आज भी पीछे है। ये अनुसूचित जातियां अपना नेता खुद चुनेंगी, और अपना नेता चुनेंगी तो बेहतर ही चुनेंगी, जो काम करेगा वो चुनेंगी। अब क्या होता है कि चूंकि वो गैर दलितों के वोटों से आरक्षित सीटों पर लोग जीतते हैं, और वो अपने दल के प्रति वफादार होते हैं, न कि वो अपने समाज के प्रति। जो भुलाया नहीं जाता, जो भूला नहीं जाता, कोशिश करने पर भी हम कोशिश करते हैं किसी भूलें और वो बार बार याद आता है, तो वही लिखा जाता है। मैं मेरे खानदान में, मेरी पीढ़ियों में जब तक की स्मृतियां बचती हैं, कोई एक अक्षर किसी को नहीं मिला, कोई साक्षर नहीं हुआ। देश बेशक 47 में आज़ाद हो गया, और मेरा जन्म बेशक जो है 60 में हुआ, लेकिन अक्षर ज्ञान का कोई, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो भी कुछ पढ़ा या चोर बनते बनते रह गया। चोर बनते बनते, अगर माँ में थोड़ा लालच जागता तो मैं चोर ही बन जाता उस समय। हाँ, जिस तरफ मेरी नजरें गईं, दृश्य वे ही पुराने मिले, जिंदगी की कड़ी धूप में कांच के सामियाने मिले, और नीचे लिखा था कुबर बेचे। अम्बेडकर की लाइन थी कि उन्होंने कहा कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, उन्होंने तो बाकायदा उसके उच्छेदन के लिए किताब ही लिखी, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो काम करती है हमारे समाज में, कि जाति जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं हैं, तो ये हमारे लिए समस्या हो गई कि न मानने से तो कोई चीज़ खत्म नहीं हो जाएगी। जो हमारे देश के लोग हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई ये अंग्रेज थोड़ी तय करेंगे, हमको तो अपना राष्ट्र स्वस्थ बनाना है, हमको तो अपने नागरिकों को अधिकार देने हैं। जिन्हें बदलाव करना होता है वो साहित्य का सहारा लेते हैं, साहित्य उसमें मदद करता है। मीडिया की भूमिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी चिन्हित की, पहचानी, और मीडिया ने एक लड़ाई लड़ी, हर युग में लड़ी, समाज सुधार के लिए भी लड़ी, स्वतंत्रता के लिए भी लड़ी। खत में जीवन साथी लिखती, पथ में दो पग साथ नहीं। खत में जीवन साथी लिखती, पथ में दो पग साथ नहीं, और जरदारों में दिलदारों की दो कौड़ी औकात नहीं। मरे न हम सपनों के संग भी, जरे न संग पतंगों के, तेरे बिन हम नहीं जिएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरी स्मृतियों में बार बार आ रहे मेरे पूर्वज, मेरे अस्तित्व पर छा रहे मेरे अग्रज, मेरे कंठ से वेदना को विद्रोह बनाकर गा रहे मेरे पूर्वज। सुबह के प्रकाश की किरणों के साथ तुम्हारे आंसू ओस की बूंदों की भांति दूर दूर तक छा गए मेरे पूर्वज। यह एक कविता अंश है जिसके रचनाकार हैं प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन समाजवादी, आंदोलनकारी, दलित चिंतक, विचारक, प्राध्यापक, साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन जी के परिचय का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं, और डॉक्टर साहब से उनकी इस आत्मकथा के बहाने, जो 2 खंडों में आई है, एक पहली जो पहला खंड था मेरा बचपन मेरे कंधों पर, और दूसरा अध्याय इसका आया जिंदगी को ढूंढते हुए। इन दोनों अध्यायों के बहाने जब बातचीत हमारी तय हुई तो देखा कि डॉक्टर साहब के पास 50 से अधिक किताबें हैं, एक भरपूर जीवन है, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी आपके काम को देखते हुए, आपकी जो एक मैं कहूँगा कि अनिर्वचनीय जो क्षमता है, उसको देखते हुए आपके कार्यकाल को
सेवानिवृत्ति के बाद भी बढ़ाया है। प्रोफेसर साहब पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई बहुत मैं बहुत दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। और जब भी दलित साहित्य की बात होती है, दलित चिंतन की बात होती है, दलित परंपरा की बात होती है, दलित समाज की बात होती है, उसकी जागरूकता की बात होती है, तो जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और ज्योतिबा फुले जी ने जिस कड़ी को आगे बढ़ाया, शिक्षा पर जिस तरह से उन्होंने बल दिया, आप लोग बाद के दिनों में डॉक्टर धर्मवीर जी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से लेके उन लोगों ने उस पर लगातार काम किया। चूंकि आपके बहाने बात हो रही है और मैं आपकी आत्मकथा का जो पहला खंड है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, यह शीर्षक बताता है कि आप अपने बचपन को सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी भूले नहीं। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा इस बातचीत के माध्यम से, हालांकि हमारा प्रयास यह होगा कि मैं चाहूँगा कि आप शिवराज सिंह बेचैन जी की इन आत्मकथाओं को, उनकी कृतियों को खरीदें, उनके विचारों को पढ़ कर जानें, लेकिन संदर्भ के तौर पर हमारी बातचीत से कुछ समझने की कोशिश करें कि एक बच्चा जिसका बचपन आज भी उसके कंधों पर किस तरह से चल रहा है, तब जब वह सैकड़ों लोगों के शोध का विषय रह चुका है। ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में उनकी लिखी हुई बातों को, उनकी आत्मकथा के कुछ अंश पढ़ाए जा रहे हैं। देश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में जिनके लेखन पर, जिनके काम पर, जिनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर लगातार अध्ययन और शोध चल रहा है, वह आखिर क्या वजह है कि अपने बचपन को अब भी अपने कंधों पर महसूस करता है। बहुत बहुत आभार पांडे जी, और इस आयोजन के लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपने प्रश्न रखा कि आज भी बचपन को आप कैसा महसूस करते हैं, असल में ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति आप कहिए कि जो बचपन की घटनाएं होती हैं वो कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाता, उसकी स्मृति में वो बनी रहती है। या तो ये कहिए कि वो कच्चा दिमाग है और उसमें जो स्मृतियाँ हैं वो पक जाती हैं, तो वो हमेशा के लिए फलती फूलती रहती है, नहीं निकल पाती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर का साक्षात्कार दे रहा था, सारे विद्वान लोग बैठे थे, नामवर जी थे और तमाम लोग थे, हमारे हेड प्रोफेसर सुधीर पचौरी जी थे, सब लोग थे, और वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर ने इसी किताब को उठाया। हाँ। और उठाकर उन्होंने ऐसे करते हुए मुझसे पूछा कि मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा आपसे कि आप ये बताइए कि ये 400 पेज से अधिक की किताब है और स्मृतियों पर यह आधारित है, तो आपने इतना याद कैसे रखा? तो मेरा जवाब था कि सर, मैंने कुछ भी याद नहीं रखा, मुझसे जो भूला नहीं गया वो मैं लिखता चला गया। क्या बात है। तो वही स्थिति है कि जो भुलाया नहीं जाता, जो भूला नहीं जाता, कोशिश करने पर भी हम कोशिश करते हैं किसी भूलें और वो बार बार याद आता है, तो वही लिखा जाता है। और कष्टकर चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं, जब जब उनका एहसास होता है या जब जब तुलनात्मक स्थिति सामने आती है। जैसे मैं जब अपने बचपन को दूसरे बच्चों से तुलना करता था कि भाई सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा, सब बच्चों के पास अच्छे वस्त्र हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, सब बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, मुझे 2 वक्त खाना क्यों नहीं है। तो वो चीज़ें जो थीं मेरे अंदर एक मंथन होता चला गया, और ये सवाल आज तक मेरे दिमाग में ये बना रहा कि किसी आज़ाद मुल्क में बच्चे की आज़ादी तो कम से कम उतनी है कि उसको तालीम और रोटी मिल जाए, नहीं तो उसके लिए तो मुल्क आज़ाद हुआ हो या ना हुआ हो, वो तो गुलाम है। ये सवाल आज भी मेरे जहन में रहता है, और चूँकि मैं अकेला बचपन लेकर नहीं चला, मेरे जहन में वो तमाम बच्चे रहते हैं जो शिक्षा से वंचित होते हैं या अभिभावकों के संरक्षण से वंचित होते हैं
या फिर दूसरी सुविधाओं से जो बच्चों के अधिकार हैं, जो बच्चों को सहज मिलनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, जिसके वो अधिकारी हैं, प्यार उनको मिलना चाहिए, उनको भोजन मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको खेलने का अवसर मिलना चाहिए इत्यादि। तो वो चीज़ें जो हैं, जब मैं पाता हूँ कि देश का बहुत बड़ी संख्या में बच्चा जो है इन चीज़ों से वंचित है, तो मैं उनमें अपने आप को देखता हूँ। वहीं मुझे लगता है कि बचपन तो वो वहाँ का वहीं है। मैं अकेला निकल आया तो क्या हुआ? मेरे उठने से या मेरे जागने से तो सब नहीं जागे। ये अलग बात है कि इस किताब को पढ़कर बहुत से पत्र मुझे मिले और बहुत सी प्रतिक्रियाएँ मिली, जिसमें ये बात हुई कि बहुत से बच्चों ने, जिन्होंने पढ़ाई रोक दी थी, पढ़ना शुरू किया, या जिन्होंने ये महसूस करते थे कि भाई हमारे पास अभाव है, उन्होंने ये तुलना की कि भाई हमारे पास हमें दूर जाना पड़ता है या हमारे पास अतिरिक्त खाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उसको देखिए, उसके पास पिता नहीं है, माता नहीं है, सौतेला पिता उसको पढ़ाता नहीं है और वो मज़दूरी करता है, फिर पढ़ता है और पढ़ते-पढ़ते वो अपनी यात्रा में यहाँ तक पहुँचता है। तो एक तरह से ये मुझसे ज़्यादा उन लोगों की चीज़ बन गई, जो इससे प्रभावित होकर अपनी रुकी हुई यात्रा को शुरू कर देते हैं। और ये बड़ी संख्या में, मुझे इस बात की खुशी होती है। एक दिन मैं आपको बताऊँ, मैं लखनऊ से आ रहा था और एक एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे बच्चे ने आपकी किताब का कुछ अंश पढ़ा है और मुझे वो बच्चा किताब माँग रहा है। आप कहाँ हैं? मतलब आप किताब कैसे मिलेगी? तो मैंने उससे पूछा, आप लोग कहाँ हैं इस वक़्त? तो उन्होंने कहा कि हम चंदोसी पे हैं। और मैंने कहा, आपका बच्चा? कि वो हमारे साथ है, हम उस किताब को ढूँढने आए थे। मैं चंदोसी में तो किताब नहीं मिलेगी, लेकिन आप ऐसा करिए कि 4 बजे एक ट्रेन पहुँचेगी और मैं इस नंबर में बैठा हूँ, आप उसके बाहर आ जाइए। संयोग से मेरे पास किताब है, मैं आपको दे दूँगा। और वो किताब मैंने वहाँ निकाली, तो देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसके साथ आए। तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा इनाम मुझे ये किताब देती है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई पिता उसको पढ़कर ये बताना चाहता है कि देख यहाँ से शुरू कर। तो ये जो डॉक्टर साहब, चूँकि मैं जानता हूँ, ये प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछा गया होगा और देश की, दरअसल आप, सच कहा जाए तो आज के समय में भी जो लोग अपने अभावों का रोना रोते हैं, शोषण का रोना रोते हैं, स्थितियों का रोना रोते हैं, आपका जीवन उन ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल के रूप में सामने आता है। फिर भी मैं एक बार, चूँकि ये आत्मकथा तो लोग खरीद कर पढ़ें जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बचपन की जिन स्मृतियों को आपने इसमें दर्ज करने की कोशिश की है, दर्ज किया है बहुत ही बेबाकी से। एक तो मैं आपको जिस तरह से इस दोनों आत्मकथाओं के खंड को मैंने पढ़ा, जितनी स्पष्टता के साथ आपने स्वीकार किया है, आत्मकथाओं में ऐसे अंश कम देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर लोग महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से बीता, उसी तरह से इसमें दर्ज किया है। और 5-6 साल की उम्र से यह आत्मकथा शुरू होती है। मैं बचपन किस तरह से था, जो उस समय का कालखंड का जो गांव था, उसमें शोषण की क्या स्थितियां थी, लोग प्रेमचंद जी की कहानियों से जानते होंगे। मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों में संक्षेप में कुछ बातें जरूर बताएं जो महत्वपूर्ण है, जहां से आपकी यात्रा बदलती है। मतलब जिस तरह से जन्म हुआ, पारिवारिक स्थितियों में जो दबाव बना, जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटी, और उनके बीच किस तरह से आपको दिशा और राह मिलती गई ताकि लोग सबक ले सकें और सीख सकें। देखिए पंडित जी, यात्रा तो लंबी है और समय तो उतना नहीं होता है, तो मैं संक्षेप में कोशिश करूँगा कि मैं वो बता पाऊँ। ऐसा है कि जो मेरा गांव है और जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो बदायूं ज़िले में एक नंदरौली गांव है, गुन्नौर तहसील में, नरौरा के पास। अब वो संभल में भी जुड़ गया, लेकिन मैं बदायूं का ही कहलाता हूँ। अभी भी मैं लिखता हूँ तो मुझे बदायूं नहीं छूटता। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और
माँ ने जो चीज़ रखती है बच्चे को, वो रखती है उसकी परिवार की पृष्ठभूमि। और वो बड़ा बेबाकी से बड़ी स्पष्टता के साथ मैं बताना चाहूँगा कि वो परिवार गरीबी की भी पराकाष्ठा में था और अज्ञानता की भी पराकाष्ठा में था। मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरी पीढ़ियों में जब तक की स्मृतियाँ बचती हैं, कोई एक अक्षर किसी को नहीं मिला, कोई साक्षर नहीं हुआ। देश बेशक 47 में आज़ाद हो गया और मेरा जन्म बेशक जो है 60 में हुआ, लेकिन अक्षर ज्ञान का कोई, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो भी कुछ पढ़ा या जो, और कैसे पढ़ा वो तो एक कहानी अपने आप, लंबी कहानी है। तो जब मेरा जन्म हुआ, परिवार में, हमारे गांव में जो है ना, मुर्दा मवेशी उठाने का काम करते थे। अब देखिए जो हमारी कौम को, लोगों को करना होता था, और उसको ले जाके जंगल में उसकी खाल उतारना, और फिर उसको लेदर को जो है एक, हम उसको कहते थे जो है क्या उसका नाम था, चैम्बर का जो है, चे बच्चा ऐसा कुछ उसका नाम हुआ करता था, जिसमें उसको टांग के कस्सा वस्सा भर के वो सब प्यूरिफाई करके उसको मतलब व्यक्ति के उपयोग के लायक लेदर बनाया जाता था। वो काम वहाँ होता था। और उसमें मेरे 2 बाबा, नहीं, एक बाबा नेत्रहीन हो गए। या तो उसमें जो वो पड़ता था, धुआं उसका निकलता था, उसमें जो डाला जाता था कलई वगैरह जो, उसकी वजह से। और एक बाबा हमारे वो बड़े जो जिनसे मैं असल में, वो मेरे दादा थे, मेरे पिता के पिता थे, बाकी उनके चाचा थे और ताऊ थे, 3 भाई थे वो, उनकी कहानी चलती है। तो वो जो मेरे असल दादा थे, वो बड़े भक्त किस्म के आदमी थे, और उनकी भक्ति अजीब थी कि वो गंगा स्नान में ही अपनी भक्ति संतुष्ट करते थे। तो उनका नियम था कि वो हर रविवार को दिन निकलने से पहले वो गंगा नहा के गाँव लौट के आ चुके होते थे। 8-10 किलोमीटर या किस वक्त वो उठ जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो आ रहे थे और रास्ते में एक फिरक कहते हैं, एक बैलगाड़ी होती है जिसमें सिर्फ सवारी जाती है 2-3, उसको फिरक कहते थे हम। वो फिरक के नीचे उनका पैर आ गया और वो पैर टूट गया। और उस ज़माने में इलाज विलाज भी नहीं होता था। गनीमत है कि कोई और बीमारी नहीं हो, पैर टूटे हुए पैर से ही वो हमेशा टूटा हुआ है, जहाँ का तहाँ जुड़ गया होगा, लेकिन वो लंगड़े ही रहे, उनको हमेशा ठीक से चल नहीं पाए। एक ये गंगी बात है, तो ये अंधे हो गए। और ताऊ भी हाँ हमारे नेत्रहीन हो गए, उनकी मैंने तस्वीर इसमें डाली थी। जी जी। तो अब बचे मेरे पिता सही सलामत थे, लेकिन उनके साथ और ज़्यादा बुरा हो गया कि वो देसी जूता बनाते थे, उसको हम मूड़ा कहते थे, और दिमाग से इतने तेज थे कि उन्होंने 6 उंगल वाले व्यक्ति की जो चुनौतीपूर्ण जूता बनाने का काम उन्होंने किया था। और एक बार पुलिस में किसी चोर को पकड़ा था, एक जूता पकड़ा गया था, उसकी वजह से ढूंढते ढूंढते ये किसने बनाया, और हमारे पिताजी को पकड़ा गया था पुलिस में। तो जैसे तैसे छूटे थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो बनाता हूँ, बेचता हूँ, मेरा चोर से क्या रिश्ता है। और पुलिस का कहना था कि तुम्हारे पास लेने आया तो चोर को भी पकड़वाओ। तो ये कहानी थी। तो हुआ यह कि मेरी बुआ की ननद की शादी थी, और उसमें पिताजी गए, मुझे अपने कंधे पर बिठा के लेके गए, जहाँ से ये कंधे का जहन में एक बिंब बना है। जब वो मुझे लेके गए और वहाँ रात को शादी में लोग उत्सव मनाते हैं तो दारू वारू भी पीते हैं। वो पीते नहीं थे, लेकिन वो जो गैदरिंग थी और उसमें जो उनको पिलाई गई पिए, और रात को जो है उनको उल्टी उल्टी हुई। लेकिन वो लोग ये कहने लगे कि इस पर जिसने जो तिराया है, यहाँ इसने पेशाब किया रात को नशे में, और तिराहे पर बहुत भयंकर देवी रहती है तिराहे वाली, उसने इसको पकड़ा है, और उसका सिर्फ इलाज ये है कि उसको जो सयाने हैं वो उसको उतारेंगे। तो कहीं से झाड़ फूक वाले बुलाए गए, और जिनके पास चाबुक था पूरा, और वो धाड़ धाड़ उनको मारते थे मेरी आंखों के सामने। ये 3 दिन तक उनकी पिटाई हुई, और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई।
कोई वैद्य नहीं बुलाया गया, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया, सिर्फ झाड़ फूस, थाली बजती रही और ये सब मेरी आंखों के सामने ये दृश्य गुजरा। और पिताजी की मृत्यु हो गई तो फिर हमारे गांव में सूचना गई, वहाँ से माँ गई, बाबा गए, जो भी थे, तो परिवार के लोग सब लोग गए। तो वो जो मेरे जहन में वो डर बैठा और वो जो मुझे लगा कि सब कुछ लुट गया। 5 साल की उम्र थी मेरी, वो इधर से पिता के कंधों पर गया था और फिर जब वापस लौट रहा था तो उनकी लाश के साथ जो है, जब गंगा घाट पर लाके उनको दफनाया गया था, उनके साथ में आया था। तो ये एक हादसा हुआ और वहाँ से मेरे बचपन को उजड़ जाने का पूरा कारण बन गया। कुछ दिन चूँकि माँ निरक्षर थी, तो कुछ दिन बाद हमारे नाना ने उनका पुनर्विवाह किया। वहाँ जहाँ मृत्यु हुई उनसे 5-6 किलोमीटर पास में जिन व्यक्ति से पुनर्विवाह किया था, उनकी पहले शादी हमारे गांव की एक लड़की से हुई थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हम वहाँ गए और उनका एक बेटा था रूप सिंह, तो उसको उन्होंने स्कूल में भेज रखा था। तो समाज का दबाव बना कि भाई इसको भी भेजो, तो मेरा भी दाखिला गांव के प्राइमरी स्कूल में किया। अब दोनों जाने लगे, साल 6 महीने हम लोग पढ़े होंगे। तो उन्होंने अध्यापक से पूछा कि हमारे बच्चे कैसे चल रहे हैं। तो वो शिक्षक, और मैं आपको बताऊं कि जब ये आत्मकथा लिखी मैं वो शिक्षक से भी मिल के आया। मैं ये छप चुकी थी, नहीं तो उनकी तस्वीर भी डालता, तस्वीर भी लेके आया वो शिक्षक। उन शिक्षक ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है, ये जो आपका बड़ा बेटा है ये तो बड़ा स्लो लर्नर है, बहुत धीरे चल रहा है और ये पढ़ जाएगा ये भी, लेकिन ये वक्त लेगा। ये जो छोटा है, मैं छोटा था जी, इसमें संभावना है, ये अक्षरों को जल्दी पकड़ता है, जल्दी समझता है, इसकी बुद्धि तेज है। तो आप इस पर ध्यान दो, उसे भी पढ़ाओ, लेकिन इस पर ध्यान दोगे तो ये कुछ किसी लायक बन जाएगा, ये पढ़ जाएगा। अब बात तो खुशी की थी, लेकिन पड़ गई उल्टी। वो ऐसी रिपोर्ट चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि अध्यापक कहे कि उनका जो सगा बेटा है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है और ये जो आपका सौतेला है ये तो अच्छा नहीं कर रहा। तो वो खुश होने के बजाय उन्होंने क्या किया, अध्यापक जैसे ही गए, हमारी पट्टी होती थी लकड़ी की, उस समय लकड़ी पर की पट्टी पर लिखा करते, मेरी माँ के सामने उन्होंने पट्टी को तोड़ा, उससे सिलौटी से किताबों को फाड़ा और चूल्हे पर रखकर उसमें माचिस खींच दी। और मेरी माँ जब छीनने भागे तो उसकी एक लात मारी, वो गिरी उल्टी। और उस दिन जो है वो हमारा कहा कि अब हम किसी को नहीं भेजेंगे। तो अब ये तो कह नहीं सकते थे कि हमारा नहीं पढ़ेगा इसलिए हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं भेजेंगे और हम दोनों को बिठा लिया, अपना बेटा बिठा लिया, स्कूल जाना बंद। लेकिन अब मैं बड़ा परेशान कि मुझे तो पढ़ने की बड़ी इच्छा हो रही। तो एक बादशाह नाम का एक पड़ोसी लड़का था, वो उसके घर उससे मेरी दोस्ती थी। तो मैं जो है किताब कोई उसकी जाके पढ़ लिया करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे सौतेले पिता थे, उनके एक भाई थे डालचंद, वो जुआरी थे, छोटी मोटी चोरियां भी करते थे दीपावली के आसपास। क्योंकि वहाँ कुछ अहेरिया जाति के जो आदिवासी लोगों की बस्ती थी, उसमें कुछ लोग यही पेशा किया करते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी मुझे प्रस्तावित किया था कि इस लड़के को हमें दे दो, उसे ये काम सिखा देंगे। क्योंकि वो जो सेंध मारते हैं ना, कूमिल जिसे गांव में कहते हैं, उसमें छोटा बच्चा आराम से घुस जाता है। तो वो मुझे ट्रेंड करना चाह रहे थे कि वो कूमिल में इसको घुसाना सिखा देंगे और ये हम सेंध मारेंगे और घर से चीज़ को आराम से निकाल लाया करेगा और तुम्हें कुछ पैसा मिल जाया करेगा। तो वो हमारी माँ ने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ये मैंने इसके लिए नहीं दूंगी। तो वो उस ट्रेनिंग में मुझे नहीं भेजा गया, वो प्रशिक्षण मैंने चोर बनते बनते रह गया। चोर बनते बनते अगर माँ में थोड़ा लालच जागता तो मैं चोर ही बन जाता उस समय। हाँ, उसमें वो नहीं जागा तो उसने मुझे नहीं दिया उनके लिए। तो हुआ ये कि वो दीपावली पर कुछ रुपया जीत गए और जीत के वो अपना कुर्ता जो थे वो घर में टांग के बाहर चले गए। मैं अंदर घुसा, मैंने उसमें जेब में हाथ डाला, मैंने इसमें तो बहुत सारे रुपया, उसमें से 1 रुपया मैंने निकाला और उसको सामने माँ की काजल की डिबिया रखी थी खाली, उसमें मरोड़ के उसको रख लिया और लेके जो है चुपचाप गांव में दुकान थी तो वहाँ किताब खरीदने चला गया।
अब मैं जिस वक्त किताब खरीद रहा था, देख रहा था, उलट पलट रहा था, तब तक वो बीच के चाचा हमारे उधर से मुझे आते हुए दिखाई दिए। तो मेरा माथा ठनका और मुझे लगा कुछ दाल में काला है। तो मैं किताब तो छोड़ दी और डिबिया उठाई और मैं नीचे उतर आया। तो वो बोले कि वो यहाँ क्या करने आया था, यहाँ क्या कर रहा था? मैंने कहा किताब देखने आया था, नहीं बताया। लेकिन उन्हें लगा कि दुकान पर आने का मतलब तो कुछ खरीदना चाहते हैं। तो उसने कहा कि तूने रुपया चुराया है क्या? मैंने कहा नहीं चुराया। तो वो जो डिबिया थी, मैंने वहाँ शास्त्री जी का एक वो था, एक बैठक थी, तो उसके साथ एक पतला नाला जाता था। मैंने इस इरादे से छोड़ी थी, डाली थी कि वो लौटूंगा तो उठा लूँगा। हालांकि वो मुझे मिली नहीं थी। जब मैं आया घर तो मैंने देखा बीच रास्ते पर मेरी माँ को बुरी तरह से मार पीट के और वो लठ बजाया उस पर उसने चाचा ने कि तूने रुपया चुराया। अब उसको देख के तो मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा भाई अगर मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं मैंने चुराया है, माँ ने नहीं चुराया है, तो अब ये होगा कि जिस तरह से माँ की हड्डियाँ तोड़ी गई हैं उसी तरह से अब मेरे ऊपर बरसेगा ये। तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं चुराया। अब जब रात को माँ कराह रही थी, मेरी बहन हल्दी लगा रही थी उसके चोट पर जहाँ था, तब मेरी माँ कह रही थी कि बेटा तूने तो ना ला रुपया। तब भी मैं नहीं बोला। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो माँ बता दे। तो वो जो चोरी का, गलती का जो एहसास था वो मेरे जहन में एक गिलानी जो थी वो बनी रही लंबे समय तक। और जब मेरी माँ मरी थी तो मैं गया था, अस्थियों का एक लिखा था उस पर, अस्थियों के अक्षर नाम से, बहुत ही दर्दनाक वो मसला था। तब मैंने सभी लोगों को बताया था कि ये ऐसा हुआ था। कहानी मैंने कहानी के रूप में लिखी है, लेकिन वो बहुत ही, हाँ वो असल में कहानी नहीं थी ये। हाँ ये हंस में फरवरी 96 में छपी थी। हुआ ये था, उसकी भी कहानी है कि मैं अपनी पत्नी के साथ JNU हॉस्टल में था। हमारे साथ वो डॉक्टर शांति यादव कवित्री जो थी वो हमारे यहाँ आके रुकी हुई थी। तो मैं उनको ये घटना सुना रहा था जैसे आपको सुना रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम ये लिख क्यों नहीं देते हो, सुनाते रहते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप लोग सोइए और मैं आज लिखता ही हूँ। और मैं रात को बैठ गया और वो लोग सोते रहे। सुबह जब उठे तो मैंने कहा मैंने ये लिख दिया और वो राजेंद्र यादव को मैंने भेज दी। राजेंद्र यादव को भेज दी और फिर एक दिन जो है यहाँ JNU सिटी सेंटर में एक साहित्य का आयोजन था। तो वहाँ सारे साहित्यकार थे, मैनेजर पांडे थे, नामवर जी थे, राजेंद्र यादव थे और नागार्जुन आए हुए थे, बहुत सारे मतलब नए पुराने सब वहाँ थे। तो राजेंद्र यादव वहाँ सीढ़ियों पर बैठे थे लंच के वक्त। तो मैं भी आके बैठ गया और मैंने ऐसे पास में आके पूछा, मैं सर मैंने कुछ लिख के भेजा था आपको इस इरादे से कि आप बताएंगे कुछ बनी है बात या नहीं बनी है, संस्मरण है मेरा। तो बोले कि वो तो बहुत अच्छी कहानी लिखी तुमने और वो तो हमने छाप दी है, हंस ले लो, यहाँ होगा नहीं तो दफ्तर से ले लो। अरे मैंने सर वो तो मैंने मेरी कहानी थोड़ी है वो। तो बोले कि अच्छी कहानी आत्मकथात्मक ही होती है। उन्होंने ये टिप्पणी करके उस कहानी को आत्मकथा और कहानी दोनों बना दिया। तो ऐसा वो हुआ था। ये जो आपने इस आत्मकथा में बहुत सारे मार्मिक प्रसंग हैं, जैसे आपने लिखा है कि करोड़ों दलित बच्चों की तरह से मेरा भी जन्मदिन कभी नहीं मना। जो दलित समाज की विसंगति है या जो उसका संघर्ष है वह आपके इसके हर पन्ने पर आता है। लेकिन संघर्ष के बीच शिक्षा का जो महत्व है और उसकी ताकत से जो जहाँ तक आप पहुँचे, जहाँ जिसके बाद आपका साहित्य जिससे जागृत होता है, आपका चिंतन जिससे सामने आता है, और जो अन्य किताबें हैं या इस आत्मकथा का जो दूसरा हिस्सा है जिंदगी को ढूंढते हुए, जिसमें आपने बहुत सारे संस्मरण उस दौर के जब आप युवा हो चुके थे, बचपन के अतिरिक्त, उनको दर्ज किया है।
ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भाव, जिन अच्छे लोगों ने आपको सहयोग किया, जिनके साथ से, और जो आत्मविश्वास था, ये विश्वास और बल, ठीक है, माताजी निश्चित रूप से वो आपके साथ खड़ी थी। अगर वो लालच की होती तो आपने अभी बताया कि आप चोर बन गए होते, चोर नहीं बने। जी। तो ये शिक्षा का जो महत्व है, और जिसमें दूसरों से मदद मिली, और जो बहुत किसी बढ़िया। युवा या किसी किशोर को करना चाहिए आज के समय में, वह आपको बताना, क्योंकि आज अवसर ज़्यादा है, आपके समय में अवसर और सूचनाएं भी नहीं थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानना और बताना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल संभव नहीं था कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ, दलित समाज मुझे पढ़ा लेता या मेरा परिवार। इसका मतलब यह है, जो मैं पढ़ाई-लिखाई मैंने की, जिसे मुझे सहारा मिला, वो सब नॉन दलित हैं। और उसका संदेश ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा में, साहित्य में मनुष्य हैं, ज़िंदा हैं, मनुष्य काम कर रहे हैं, वो किसी धर्म जाति के हैं, और वो मनुष्यता वहाँ काम कर रही है, और वो मुझे एक छात्र के रूप में, एक बालक के रूप में देख रहे हैं, वो अछूत के रूप में नहीं देख रहे, और वो सहारा दे रहे हैं। जैसे अब मैं शुरू करता हूँ कि स्कूल, जो मुझे जहाँ पढ़ाई छूटी, फिर मुझे जो अक्षर ज्ञान था उससे मैं अपना थोड़ा बहुत सीखता रहा, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ ने सोचा कि ये किसी तरह पल जाए, तो वो मुझे दिल्ली में राजौरी गार्डन में मेरी मौसा मौसी के पास छोड़ के चले गए। वहाँ मेरे मौसेर भाई पढ़ रहे थे उस समय। तो वहाँ मौसा जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि ये यहाँ रह सकता है, लेकिन हम इसे पाल नहीं सकते, इसे खुद ही पढ़ना होगा, तो इसे कुछ करना होगा। तो फिर अब 8 साल का बच्चा क्या करे, लेकिन फिर छोटे-मोटे काम ढूँढे गए। एक काम ऐसा था जिसमें जो मैं पढ़ाई की तरफ पहुँचूँगा फटाफट। तो एक रगड़ाई का काम होता है फर्श-वर्श का, उस पर मुझे लगाया गया। तो उस ठेकेदार के भाई से एक बार बात हुई, मैंने कहा मेरा काम अच्छा है और तुम्हारा अच्छा नहीं, इस पर उसने मुझे चाँटा मार दिया कि तू मुझसे मुकाबला करता है, और उससे वो काम छूट गया। मौसा जी के पास आया मैं रोता हुआ, और उन्होंने कहा आज से नहीं जाओगे, और वो अच्छा हुआ। तो उन्होंने फिर जो उनका स्तर था, जिस तरह के संपर्क थे सब्जी वालों के पास, आस-पास के लोगों के पास, वो शाम के वक़्त लेके गए और वो पूछते फिरे कि इस बच्चे को क्या काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये सब्जी मंडी जाए और वहाँ से कुछ नींबू ले आए, टोकरी में रख के मार्केट में आप दे के बेचते रहे। और वो मैंने शुरू कर दिया। 5 बजे उठाते थे मौसा जी, और मैं आज़ादपुर सब्जी मंडी पहुँच जाता था पहली बस से। वहाँ से नींबू लाता था, घर के लिए कोई सब्जी-वब्जी लाता था। तब जब तक आता था तब तक मौसी मौसा जाग चुके होते, चाय बन रही होती थी, चाय फटाफट से पी और टोकरी रखी, और रस के भरे रसीले नींबू 10 के दो, 15 के दो, हँस के लो भाई हँस के लो, ये गाता हुआ, आवाज़ देता हुआ मैं राजौरी गार्डन की जनता मार्केट में निकल जाता था, और वो चलता रहा। उस प्रक्रिया में एक सरदार परिवार था, जिनके पास बच्चे नहीं थे। वो महिला जो थे, हमारे मौसा जी के भी यहाँ जूते के बहुत अच्छे कारीगर थे, तो वो काम कराने आती थी। वो नया कुरम का जूता बनाते थे। तो उस महिला ने कहा कि ये बच्चा हमको दे दो, और हमको बाकायदा जो है हम इसको गोद ले लेंगे, हमारे कोई बच्चा नहीं है, और इसको हम पढ़ा देंगे। उसने छोटी-छोटी किताबें-विताबें भी मुझे दे दी, और वो आके पूछने लगी, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जब मैं जाता था वो मुझे लिए कुछ खाने के लिए नहीं रख लेती थी, तो कुछ खिला देती थी मुझे, और मेरा भी काफ़ी उधर झुकाव हो गया। तो मैंने मौसा जी से कहा कि हाँ, मुझे दे दो। अब मौसा जी को लगा कि तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने चुपचाप एक चिट्ठी मेरे माँ के जहाँ सौतेले पिताजी के यहाँ रहती थी, वहाँ को एक चिट्ठी लिख दी कि ऐसे-ऐसे तुम्हारा लड़का जा रहा है। और वो भाग के आई और आके मुझे लेके चली गई गाँव, और मेरे पैतृक गाँव में छोड़ के फिर वो चली गई। अब गाँव में तो मज़दूरी होती है। तो एक दिन गाँव का स्कूल बन रहा था, उस पर सारे लोग जो है श्रमदान कर रहे थे, यानी मुफ्त में सब लोग काम कर रहे थे, उसमें मैं भी कर रहा था। तो गिलाया देते हुए मैं गुनगुना रहा था कुछ, क्योंकि तब तक मेरी तुकबंदी शुरू हो गई थी। तो जब मैं गुनगुना रहा था
चलो स्कूल करें तैयार, पढ़ लिख बच्चे हों होशियार, इस तरह के अपना जो अपना तुकबंदी थी गाँव की। तो वो वहाँ एक अध्यापक थे, उनका नाम क्या था, मैंने शायद इसमें नाम लिखा है उनका, जो भी है। तो वो मेरे पास से सुनते हुए बोले कि ये कुछ नई चीज़ गा रहे हो। बोले ये क्या है, किसकी कविता है? मैंने कहा जी किसी की नहीं, मैं रोज़ अपना गाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। वो गाता रहता बनाता रहता तो कवि का काम है। हाँ तो किसी का हो, मैं तो यही करता हूँ। तो वो मुझे पकड़कर हेडमास्टर खुशीराम के पास ले गए। खुशीराम जी तो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जो है वो वहाँ से जेल से आने के बाद वो अपना स्कूल अध्यापक बन गए। तो उनमें ये कुछ सुधार की भावना थी, और उस समय गांव में होता था ना कि बच्चों को घर से लेने तक अध्यापक जाते जी थे। जी। और जो बच्चा नहीं आता था या जो नहीं पढ़ रहा उसकी तरफ ध्यान देते, तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ किताब लाओ। वही चौथे पाँचवें छठे की जो किताबें थी वो ला के उन्होंने सबकी कि भाई इसे पढ़ के सुनाओ। वो मैं पढ़ना, चूँकि मैं तो रोज़ अभ्यास ही करता था। जब दिल्ली में था मौसेरे भाई कुछ न कुछ दे देते, या वो महिला ये छोड़ गई थी, या फिर मैं जब बस में बैठता था, कोई साइन बोर्ड, कोई कुछ भी, कहीं भी कुछ लिख रहा है वो सब पढ़ते रहते, लिखते रहते, ऐसे अपना चलता था। सारा संसार विश्वविद्यालय था अपना, सारा स्कूल था, उसमें पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, और हम जो है शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे, तुम्हारा दाखला छठी क्लास में हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। कि क्यों? इसलिए कि मुझे समस्या शिक्षा की नहीं है, मेरी समस्या रोटी की है। मेरी पिता नहीं है, माँ नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ, 4 आने पैसे मिलते हैं, किसी की रहट हाँकता हूँ, किसी का दाँव हाँकता हूँ, उससे मुझे 4 आने पैसे मिलते हैं, उससे मैं खाना खाता हूँ। पढ़ने की इच्छा बहुत है, ज़रूरत है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में रोटी दाल कुछ है नहीं। तो वहाँ वो कहानी खत्म हो गई। अब होली का दिन था। होली के दिन जो है हमारे गांव में गाना बजाना एक जगह होता था। शास्त्री यदुनाथ शास्त्री जो थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, यदुनाथ रघुनाथ दोनों भाई, उनके चौपाल पर वो चल रहा था गाना बजाना। तो वो जो अध्यापक जिन्होंने मुझे सुना था वहाँ स्कूल में, उन्होंने मुझे देखा। मैं कोने पर खड़ा था, एक फटी पुरानी सी शर्ट पहने हुए, और मजदूर की जो हालत होती है उसी हालत में मैं था, बाल मजदूर, बच्चा मजदूर। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि देखो, और बाकी लोगों का ध्यान दिया कि देखो, वो जाति का नाम लेते हुए, कि वो जो है अपनी जो है गंगी का नाती, गंगी हमारे बब्बर ने हाँ, आपने लिखा है। जिक्र किया। हाँ, वो जो खड़ा है कोने में, वो उसे बुलाओ। बुलाया कि ये कवि हो गया है। तो भाई तुम सुनाओ कुछ। अब जो है तुरंत क्या सुनाया हमें, हमने उस समय वहीं पड़ोस में एक गुरमान सिंह यादव थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लच्छे बेचे थे तभी हाल ही में, और वो रोती हुई मैंने सुनी थी। तो उस पर एक तुकबंदी मैंने की कि सभा में बैठे हैं अच्छे, बेचकर पत्नी के लच्छे, पिता इतने मन के कच्चे, भला कैसे होंगे बच्चे। क्या बात। तो अब ये 4 पंक्तियों में तालियां बज गई, लोगों ने कहा अरे वाह, और मान सिंह वहीं बैठ के खड़े हो गए। क्या कह रहा, लेकिन फिर भी शांत कर दिया, कविता अच्छी है भाई, चुप हो जाओ। मान सिंह ने भी कुछ नहीं किया। फिर कहा और सुनाओ। तो उस समय जो है वो इंदिरा गांधी जी का वो चल आ गया था नसबंदी वाला, वो तो छोटा परिवार पर कुछ तुकबंदी थी, कुछ मद्य निषेध पर तुकबंदी थी, कुछ बीड़ी सिगरेट मत, ये सब आर्य समाज को सुनता रहता था। तो उससे ये शिक्षा मुझे मिली थी। आर्य समाज के जलसे होते ही रहते थे हमारे गांव में, हर चौथे पाँचवें दिन चुपचाप जाके बैठ जाता था, सुनता रहता था, उसका असर पड़ रहा था। तो फिर अगले दिन जब मैं अपने कंधे पर एक थैला डालकर अपना दोपहर का खाना रख के और मजदूरी करने जा रहा था, लहरा गांव था कौन सा उस गांव के लिए, तो जिस रास्ते से गुजर रहा था वो मेड़ थी प्रेमपाल सिंह यादव की। प्रेमपाल सिंह यादव अध्यापक थे, और वो उस खेत में खड़े सरसों वरसों कुछ अपनी देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि स्वराज अंदर आओ। मैं गया। बोले, मैंने कहा क्या बात है? बोले ऐसा है कि कल से जब को से तुम्हें सुना है हमने जलसे में, तब से हमारे दिमाग में एक बात घूम रही है। मैं क्या? कि भाई देखो, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनके पीछे तो हम लठ लेके पड़े रहते हैं, और जो बच्चे पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनको मौके नहीं हैं।
और तुम उन्हीं में से हो, तो हम ये सोचते हैं कि तुम पढ़ो। तो मैंने कहा ये तो वहाँ वो अध्यापक भी सोच रहे हैं और भी सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता। आप मेरी हालत देख रहे हो, अभी मैं जा रहा हूँ, मजदूरी करूँगा, तब मेरा खाने का इंतजाम होगा। तो मेरे लिए पढ़ने के साधन नहीं है। पढ़ते वो हैं जिनके माता पिता बच्चों को रोटी कपड़े की व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा वो बात मैं समझ रहा हूँ और सोचेंगे, तुम ऐसा करो कल घर आओ सुबह। तो मैं अगले दिन उनके घर गया और जैसा कि जो अभ्यास था संकोच का, जाति का, मैं घर के बाहर खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अंदर आओ, संकोच मत करो। और वो उनकी भाभी थी, जो उनकी पत्नी भी थी, चूँकि भाई के बाद उनको बैठ गई थी अनोखिया। तो बोले कि बहू, बहू बोलते थे, बहू इनको पीढ़ी दे दो, पीढ़ी जो होती है ना जी, हाँ बैठने की। हाँ बैठने की पीढ़ी दे दी और इनको कुछ खिलाओ। तो जो होली का वो बनते हैं लड्डू, वो जी, जो जी। कचौड़ी वचौड़ी, वो सब मुझे खिलाया विलाया। उसके बाद उन्होंने बात शुरू की। तो उन्होंने कहा देखो, हमने इस पे ये सोचा है कि हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। हालांकि एक लड़की थी उनकी जो उसी साल, मलना नाम की, उसी साल उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा है कि तुम हमारे घर रह सकते हो, और ये हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा काम तुम करो और हम तुम्हारा दाखिला कराएंगे। और 30 किलोमीटर दूर स्कूल था वहाँ। तो ऐसे में वहाँ मैं तैयार हो गया। लेकिन जब मैंने ये अपने घर जाके बताया, उस समय माँ आई हुई थी और बस्ती वाले लोगों ने, तो सभी लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो कैसी बातें कर रहे हैं, कभी स्कूल नहीं गया, कभी देखा नहीं कहीं, और फिर मान लो पढ़ भी जाएगा तो गांव में इतने इतने लोग पढ़े बच्चे घूम रहे हैं, क्या मतलब है। हमारे गांव में प्रधान का बेटा जो है वो एमए पास हो गया था और वो बेरोजगार रहा। तो वो नमूना बन गया इस बात के लिए कि देखो तुम तो कुछ हो नहीं, गांव में सबसे बड़ा आदमी तो प्रधान होता है। वो एमए करने के बाद उसका लड़का को 2 पैसे की नौकरी नहीं मिली, और तुम पढ़ भी गए तो क्या करोगे, अभी तो तुम्हें पढ़ने की संभावना नहीं है। फिर कईयों ने ये मजाक उड़ाया कि भाई ये यादवों की गुलामी करने के लिए लड़का रखा गया, तो गुलाम गुलाम करके मुझे बोलने लगे। तो इस तरह से उपहास, उपेक्षा, हकारत, विरोध। और मेरी माँ ने भी कहा कि चूँकि सबकी बातें वो सुन रही थी, तो उसे लगा ये फैसला इसका सही नहीं है, तो उसने भी विरोध किया। और आखिर में तो वो ये कहने लगी कि अच्छा मैं ये मानूंगी कि तू पैदा ही नहीं हुआ था, पैदा होके मर गया था। ऐसी बातें मेरे लिए कही गई। और फिर वो मेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि भविष्य तो मैंने भी नहीं देखा था कि मैं कुछ बन जाऊंगा। सिर्फ यही तो था कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कोई सफलता भी मिल जाएगी। और जब मैं पढ़ा था तो तब मैं यही सोच रहा था कि किसी तरह से हाई स्कूल अगर हो जाऊं तो मैं कहीं दफ्तरी, कहीं चपरासी या कुछ इस तरह का बन जाऊंगा। क्योंकि भाई साहब ये कहते थे कि 10वें पास को यहाँ दिल्ली में वो जो है वो हाँ दफ्तरी की जगह कोई दिलवा देंगे। एक बार उन्होंने ये एम्स के पास जो एग्जामिनेशन ब्रांच है ना, उसमें एक किसी से बात कर रखी थी, लेकिन जब मैं करके आया तब तक बोले कि अब तो वो भर गई जगह। तो फिर उन्होंने कहा था कि 10 में पढ़ने से बात नहीं बनेगी, कुछ और करना पड़ेगा। तो अब जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरों की मदद, अब देखो फिर मैं आया और फिर मैंने कहा कि मुझे दाखिला लेना है। अब दाखिला लेना है तो चूँकि जुलाई गुजर गया, अगस्त आ गया, क्लास तो शुरू हो जाते हैं जुलाई में, वो भर जाता है। तो मैं गया जुनावी। जब मैं गया तो वहाँ प्रिंसिपल थे राम निवास शर्मा अधीर, और वो कवि भी थे, यहाँ के मथुरा के रहने वाले थे, बाद में सुभाष इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बने वो। तो उन्होंने मेरा नाम सुन रखा था, क्योंकि मेरे गांव के सब बच्चों में अफवाह कहो या को ये फैल गई थी कि एक लड़का हमारे गांव में कवि हो गया। वो भी वो कवि हो गया कि जिसके घर में कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत गरीब और बहुत जो है छोटी जाति का है, सब इस तरह की बातें। तो वो बात जब मैं वहाँ गया तो वो संस्कृत की क्लास ले रहे थे, तो मैं सीधा जो है एक ओमवीर गांव का लड़का था, उसने कहा कि सर वहाँ क्लास ले रहे हैं, और मैं उनके पास चला गया। तो वो क्लास रोक के बाहर आए, तो बोले कि हाँ मैंने सुन रखा है तुम्हारे बारे में, तुम जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन अब तो बेटा कोई चांस नहीं है, अब तो अगस्त आ गया और क्लास तो 62 बच्चे मेरी क्लास में। तो ऐसा करो तो प्राइवेट
कर लेना और जब ज़रूरत हो आ जाना, अभी तो कुछ। तो वो कह के फिर चले घर में वापस आ गया। जब मैं वापस चला तो करीब आधा किलोमीटर आया तो वो फिर आवाज़ दे रहा मुझे, चौराहे पर भागता आया। मैंने कहा क्या बात है? कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो वो क्लास लेके फिर अपने उसमें ऑफिस में आ गए थे। तो फिर मैं आया, मैंने कहा सर आपने बुलाया? कि हाँ बुलाया। शिवराज तुम चले गए तो हम बहुत सोचते रहे। हम सोचते रहे कि भाई ज़रूरतमंद प्यासा कुएं के पास आया है तो उसको पानी मिलना चाहिए, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हैं कि हम क्या करें, अब एडमिशन कैसे करें। और इस तुम्हारा अब एडमिशन करेंगे तो कुछ और लोग भी कहेंगे कि भाई कभी भी एडमिशन हो सकता है, ये जुलाई तक का क्या मतलब है। तो मैंने कहा सर बताओ फिर मैं क्या करूं। तो बोले कि हाँ एक रास्ता है कि यहाँ 15 अगस्त को एक फंक्शन होता है। एक तो 15 अगस्त का वही स्वतंत्रता दिवस मनाया ही जाता है। उसमें जो है कविता प्रतियोगिता, नाटक, भाषण, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें तुम्हें भाषण प्रतियोगिता में हम रखना चाहते हैं, और अगर तुम उसमें सफल हो गए तो तुम्हारा दाखिला हम करेंगे जैसा भी होगा, और वो एक आधार बनेगा, और अगर तुम हार जाते हो तो अपने घर जाना। तो हम वो शर्त लेके घर आ गए। तो हम बड़े परेशान और उसकी तैयारी करने लगे। हमारे अंधे बाबा बार बार पूछ रहे थे, उसमें डाला है कि बेटा एडमिशन लेने गए थे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे शर्त रख दी है। तो पहले तो बोले कि कौन है प्रिंसिपल? मैंने कहा रामनिवास शर्मा जी हैं। अरे बेटा जब यादव ही नहीं सुनते तो ब्राह्मण क्या करेंगे? मैंने कहा मैंने कि वो यादव और ब्राह्मण की बात नहीं है, शर्त रखी है उन्होंने। तो बोले शर्त क्या है? कि मैंने वैसे समझाया, मैंने उसमें बोलने की शर्त रखी है। तो गांव में जो जलसा वसा होता था उसमें बोलने लगा था। तो वो अपनी भाषा में बोला, अरे बोले या तो तू है ही बेटा, जोर से बोलिए। और प्रिंसिपल या मुझे मेरे ले चल, मेरे डंडा पकड़ और मैं उनके पैर वैर पकड़ूंगा पंडित जी के, और मैं कहूँगा दाखिला ले। मैंने किसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं गया तैयारी करके, और गया, और भाषण प्रतियोगिता में हमारे जो प्रतिद्वंदी थे वो अली जान थे, जो पहले से जीते हुए थे। क्योंकि जीतने के साथ ये भी थी कि बाल सभा होती थी वहाँ, वो उसका अध्यक्ष बनता था जो जीतता था। तो हमें उसमें प्रतियोगिता में 62 नंबर मिले और अली जान को 56 या 64 नंबर मिले, और हम जीत गए। और जीत गए तो वहीं प्रिंसिपल साहब ने हमको बुला के घोषणा कर दी कि इनका एडमिशन होगा। तो दाखिले की शर्त से ये शुरू हुई आत्मकथा। जिंदगी को ढूंढते हुए, जिंदगी को ढूंढते हुए ये दोनों ही आत्मकथाएं वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, और आप वाणी से ही हुई हैं ना सर? हाँ, वाणी से हुई हैं, और आप इनको खरीद कर पढ़ सकते हैं। और दरअसल ये आत्मकथाएं केवल शिवराज सिंह बेचैन, ये बेचैन जो तखल्लुस है, ये कैसे और कब लगा? अरे इसकी भी एक कहानी है, और इसके नफे नुकसान भी मैंने कहानियां तो आपके पास इतनी हैं कि वो किताबें बता रही हैं, हमारा कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी बेचैन की जो कहानी, क्योंकि आपने अपनी किशोरावस्था तक की, लगभग किशोरावस्था में पहुंचने वाले होंगे, तब तक की कहानी बताई है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक इसको खरीदें और पढ़ें और जाने भी, क्योंकि आजकल हमारे समाज में इस बात का बहुत रोना होता है। आपके दौर में सिवाय एक आपकी अपनी प्रतिभा के और आपकी लगन के, लगन इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आप पढ़ना चाहते थे, हर चीज़ देखना, तो पढ़ाई की ताकत, आपका जीवन एक तो बताता है कि पढ़ाई की क्या ताकत है, और दूसरा ये है कि अगर आपके अंदर लगन हो तो आप पहुंच सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। आज बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन जितने अवसर हैं उतना ही हमारी जो पीढ़ी है और समाज भी बदला होगा निश्चित रूप से। आप जिस कालखंड की बात कह रहे हैं, उस कालखंड से आज के दौर में समाज बहुत बदल गया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बेचैन कब लगा, और कविताओं का जो क्रम था वो कैसे चिंतन के क्षेत्र में उतरा, उच्च शिक्षा में आपको कब वो रास्ता मिला कि अब आपको लगा कि नहीं, अब मेरी दिशा निर्धारित हो गई है, अब कोई भाई मुझे कम से कम ये नहीं कहेगा कि तुम हाई स्कूल कर लो तो तुमको सहायक की नौकरी मिल जाएगी या क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी। तो जो उच्च शिक्षा की राह है, जिसमें आपने डीलिट भी की, आपकी मतलब 2 महत्वपूर्ण
विषय हैं अम्बेडकर गांधी और दलित पत्रकारिता शोध, और उसके अलावा उपन्यास साहित्य में दलित समस्या और समाधान। मतलब पीएचडी शोध और डॉक्टरेट डिलीट की जो उपाधि है वो इतने महत्वपूर्ण विषयों पर आप कैसे ले सके, उच्च शिक्षा की राह कैसे पकड़ी, और ये बेचैन कैसे लगा? हाँ चलिए, पहले तो बेचैन की बात करते हैं। ऐसा था, मैंने बताया ही कि लोक साहित्य बहुत पढ़ता था, कविताएं हर कवि की पढ़ता था। तो जब मैं एसएम कॉलेज चंदौसी आया बीए में एडमिशन लेने, तो रेलवे स्टेशन पर जो बुक स्टॉल होता है वहाँ मैंने कुछ पत्रिकाएं उलटी पलटी। ये आदत ही थी कुछ भी पढ़ने की जो। तो पत्रिकाओं में वो या तो हिंदुस्तान थी और या था धर्मयुग। उस किसी एक पत्रिका में एक कविता मैंने पढ़ी और वो ये थी कि जिस तरफ मेरी नजरें गईं दृश्य वे ही पुराने मिले, जिंदगी की कड़ी धूप में कांच के सामियाने मिले, और नीचे लिखा था कुंवर बेचे। तो वो मैंने कहा यार ये तो टाइटल बहुत बढ़िया है। तो हमने जो जाके एसएम कॉलेज में जब अपना बीए का फॉर्म भरा, उसमें शिवराज सिंह के आगे बेचैन जोड़ दिया। कुंवर बेचैन जी को ये पता चला बाद के दिनों में आपकी मुलाकात हुई तो मुलाकात हुई, काफ़ी बातें हुई और कई आयोजनों में हम साथ रहे। अलीगढ़ टीकाराम डिग्री कॉलेज में जो है का वो 86 या उसमें जो है कुंवर बेचैन वहाँ अध्यक्षता किए थे। भगत सिंह की शहादत के दिन पर वो कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं भी कविताएं पढ़ने गया था। सूरीनाम हम गए थे तो साथ साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलन में हम साथ थे। तो खैर हो गया था, पर्चा वर्चा सब बात उनको बता दिया था। हुआ ये कि जब मैंने ये लिख दिया, अब जिसका देखिए नुकसान और फ़ायदे बताते हैं। वो तो कविताएं करने की वजह, हाँ एसएम कॉलेज से ही वो पढ़े थे। ये मैंने लाइब्रेरी में जाके देखा तो वो पिन बहुत सारे, उनका कविता संग्रह और भी जितनी भी किताबें मिली उनकी वो सब मैंने ले आया पढ़ा। फिर वो वहाँ कविता पाठ करने भी चंदौसी में कई बार आए, अच्छे मुलाकातें भी हुई। अब इसने जो नुकसान मेरा किया, अब आप देखिए नुकसान कहें या फ़ायदा कहें, कि अब मेरे 12वीं तक की तो कहीं बेचैन था नहीं, और बीए में मैंने लिख दिया जो हाथ से भरते हैं। अब जो है 87-88 में इलाहाबाद आयोग से प्रवक्ता की जगह निकली कमीशन से, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन सेक्रेटरी ने मुझे पत्र लिखा कि ये बेचैन और शिवराज सिंह, ये मार्कशीट तो दो बातें कहती है, इसका स्पष्टीकरण दो। और तो जब वो आया मेरे पास पत्र, तो मैंने कहा यार अब मैं जाऊंगा इलाहाबाद तब बता के आऊँगा। एक एफिडेविट बनवाया और मैंने गलती क्या थी उसकी ओरिजिनल ये सोच के रख लिया कि ये तो मैं जाके ही दूंगा, और उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दी। फिर मैं जा भी नहीं पाया और भेज भी नहीं पाया, तो वो मेरा निरस्त हो गया होगा, मुझे सूचना निरस्त होने की नहीं मिली। फिर गुजराल साहब एक बार अपने प्रधानमंत्री बने काफ़ी दिन बाद, और तब मैंने नवभारत टाइम्स में एक कॉलम पत्र का होता था, उसमें लिखा था प्रधानमंत्री को अपनी शिकायत लिखें। काफ़ी दिन तक चला था शायद। उस कॉलम में मैंने वो पत्र लिखा, अक्टूबर का महीना था, वो पत्र छपा कि ये मैं हूँ और मैं सब दे चुका हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए। उस पत्र की कॉपी भी इलाहाबाद भेजी, लेकिन वो मैं रह गया प्राध्यापक बनने से। और समझिए कि मैं 86 से और जाके 97 में अम्बेडकर कॉलेज में 10 साल बीच में मुझे मेरा ये अंतराल निकल गया। और उस बीच जो है मैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन आ गया। तो हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि ये समझ वाली बात जो है वो इसलिए मैं समझ विकसित हुई कि मैं सामाजिक कार्यों में जुट गया। जब चंदौसी आया तो वो कई तरह के आंदोलन थे। एक तो किसानों का आंदोलन था, जनवादियों का भी आंदोलन था, प्रगतिशील लेखक संघ भी वहाँ था,
और किसान आंदोलन था, वहाँ एक ग्रुप वहाँ बिलारी में काम करता था, वैज्ञानिक विचार केंद्र और ये सब चलाता था, उससे मैं जुड़ गया। वहाँ एक भगवान दास शर्मा मैंने आपको बताया था, वहाँ हुआ करते थे, अभी भी हैं संयोग से वो। और तो उनसे मेरा परिचय कराया था मेरे मौसेरे भाई जो दिल्ली में थे, जिनके पास मैं 68 में रहा था। बाद में वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गए थे, और वो उससे रिटायर हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर से। तो उन्होंने मुझे चंद्रोसी में 2 बातें कही थी उन्होंने मुझे, जब मैं, मेरा और कोई वो तो था नहीं अभिभावक, कि चंद्रोसी जा रहे हैं तो 2 लोगों के संपर्क में रहना, एक मदन दीक्षित और दूसरे भगवान दास। और उन्होंने दूसरी बात जो कह दी कि कम्युनिस्ट ईमानदार होते हैं। अब ये बात गहरे उतर गई। अब वो अलग बात है कि मैं उनका भी आलोचक हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं समझा नहीं, पता नहीं क्यों आप आलोचक क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो इसलिए हो गया कि जो लाइन थी ना, जैसे अंबेडकर की लाइन थी कि उन्होंने कहा कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, उन्होंने तो बाकायदा उसके उच्छेदन के लिए किताब ही लिखी, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो है, वो काम करती है हमारे समाज में। और हमारे जो वामपंथी साथियों ने सिरे से पहली चीज़ यही नकारी कि जाति जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं हैं। तो ये हमारे लिए समस्या हो गई कि न मानने से तो कोई चीज़ चीजें खत्म नहीं हो जाएगी। हम कहें कि हम जाति मानते नहीं, भाई मानो मत, लेकिन है, और है तो ये मान लो कि है, उसको हम मिटाएंगे, खत्म करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब आप ये कहें कि हम तो मानते नहीं, न तो न मान, तो इस ये अंतर्विरोध हमारे। लेकिन उन सब के संपर्क से ज़्यादा सोचने, ज़्यादा काम करने, खोपड़ी का खुलने का में काफ़ी कुछ मदद मिली। और अम्बेडकर को जो है मैंने पहली बार एक ये इसमें वो हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, संघप्रिय गौतम, बाद में बीजेपी में जी बड़े नेता रहे। संघप्रिय गौतम का एक अम्बेडकर जयंती पर भाषण सुना मैंने, तब मैं 10वीं में पढ़ रहा था। गहतोली गांव था अतरौली के पास, वो वहाँ वो उनका भाषण हुआ। और अवतार सिंह सरदार एक लड़का था जो मेरा क्लास फेलो था, शायद सीनियर था एक साल, वो मुझे अपने घर ले गया था और उसने कहा वहाँ जलसा होगा तो जलसा सुनना। वो कई जलसे में ले जाता था मुझे। वहाँ पहली बार मैंने सुना, और जब उन्होंने उनका भाषण सुनने के बाद मैंने कहा अम्बेडकर के बारे में कुछ पढ़ने को मिलना चाहिए। फिर मैंने अम्बेडकर की कुछ किताबें ढूंढना शुरू की, तो छोटी मोटी जो कुछ उपलब्ध थी, जो भी अनुवाद हो गए। एक पुजारी करके एक लेखक हुआ करते थे, पंजाब के थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी में, शायद मेरे जहाँ तक है, अम्बेडकर की जीवनी उन्हीं की आई थी। उसके बाद तो बहुत सारी आई, लेकिन वो प्रमुख थी, वही हमने पढ़ी थी। वहाँ से फिर अम्बेडकर के बारे में जानना शुरू किया। और जब मैं चंदोसी आ गया तो कई तरह के आंदोलन थे वहाँ, अम्बेडकर युवक संघ था, फिर मैं उससे जुड़ गया। फिर जो है सामाजिक परिवर्तन केंद्र, वैज्ञानिक विचार केंद्र, फिर उसमें यह था कि हम शादी विवाहों को वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। फिर वो 5 शादियाँ उस तरह की हुई, उसमें खुद मैं और मेरी पत्नी ने उस तरह की शादी की। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न आपकी बातचीत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी को लेके जो एक विवाद होता है, जबकि अस्पृश्यता को समाप्त करने में उनकी भी अपनी भूमिका थी, और क्या वजह है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी तमाम अच्छी भावनाओं के बावजूद समाज में वह समरसता कायम नहीं हो सकी है, दशकों बाद, 7-8 दशक बाद भी उस जगह समाज क्यों नहीं पहुंच पाया है, जो एक तरह से अस्पृश्यताहीन समाज हो या जहाँ सामाजिक समरसता, सबके विकास का अवसर बराबर हो। ऐसा है पांडे जी, मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, बाबा साहब का युग, गांधी जी अम्बेडकर विवाद, या उस समय के तमाम समाज सुधारक गांधी अम्बेडकर के अलावा भी जो देश के में सुधार की इच्छा रखते थे या करते थे, काम करते थे, बहुत सारे आंदोलन इसमें हुए। और चूँकि अस्पृश्यता एक ऐसा मुद्दा, सवाल बन गया था कि भाई उसकी वजह से
बाबा साहब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग उन्होंने की थी और वो बाकायदा एक तरह से मंजूर हो गया था और गांधी जी उस पर अड़े थे और बाद में फिर यरवदा जेल में, ये पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ। अब बात यह है कि गांधी जी जो बात कह रहे थे कि देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खड़े को उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता तो अब मतलब इतिहास की चीज रह जाएगी और कोई अस्पृश्य, और इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत भी लगाऊंगा। तो रास्ता जो भी था और गांधी जी ने उसमें ताकत लगाई भी, क्योंकि उससे पहले जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल खड़ा किया कि गांधी और अंबेडकर ने अछूतों के लिए क्या किया, बाकायदा एक किताब लिखी, क्योंकि गांधी जी ने वहाँ ये दावा किया था कि वो पूरे देश के नेता हैं और जिसमें अस्पृश्य और नॉन अस्पृश्य ऐसे कोई सवाल नहीं है, सब भारतीय हैं, तो सबके नेता हैं, तो इसलिए वो दलितों के भी नेता हैं। लेकिन अंबेडकर ने तब ये सवाल किया कि आपने दलितों के लिए क्या किया। तब वहां से लौटने के बाद उन्होंने फिर हरिजन अखबार निकाला 1933 में, उससे पहले तो उस तरफ ध्यान था नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर ने हालांकि ये कहा था कि भाई जब अछूतों के लिए निकाल रहे हो तो इसका संपादक अछूत को बना दो। तो गांधी जी ने ये कहा कि गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, तो प्रायश्चित भी हम ही को करना है, ऐसा उनका जवाब था, जो बड़ा मतलब उस तरह से उन्होंने दिया। खैर, अब आपका सवाल कि भाई वैसा जैसा वो चाह रहे थे, सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता मुक्त समाज, वो बना क्यों नहीं। और देखिए अब इसमें हम गांधी जी का दावा तो फेल हो गया, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि इसका कोई नामो निशान रहेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में ये सब खत्म हो जाएगा। अंबेडकर की आशंकाएं थी कि ये नहीं होगा और उन्होंने कहा कि जब तक हम रोटी बेटी के रिश्ते नहीं करेंगे तब तक जाति टूटेगी नहीं, और जाति टूटेगी नहीं तो अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात तो आज भी सही है। और रोटी बेटी के रिश्ते और कठिन होते चले जा रहे हैं, मुश्किल होते चले जा रहे हैं। जो लोग अंतर्जातीय विवाह करते हैं, खासकर युवा इसमें जब उत्साह दिखाते हैं तो उनको बहुत नकारात्मक रवैये का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनसे माँ बाप छूटते हैं। जो लड़की दूसरी जाति में शादी करती है उसे सास ससुर नहीं मिलते, उस जो लड़का होता है उसको भी सास ससुर नहीं मिलते। अब तुमने शादी कर लिया तो अलग हो जाओ। आपने देखे होंगे अमृता जो थी, अमृत वर्षिणी जो है साउथ में, जिस लड़की ने एक दलित लड़के से शादी कर ली, माता पिता ने काट के लड़के का सर उसके सामने रख दिया। अब वो अलग बात है कि उनको फांसी की सज़ा कोर्ट ने दी है, लेकिन ये घटना ये बताती हैं कि स्वीकार्यता नहीं है, सहज स्वीकारता तो है ही नहीं। तो इसके लिए समाज में आंदोलनों की ज़रूरत थी, जो नहीं हो रहे हैं। समाज के सुधार का काम रुकना नहीं चाहिए था, और उस समय जो सुधार हुआ वो हुआ इस दबाव में कि शर्त ये रख दी गई कि अगर अस्पृश्यता होगी और अगर दलितों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा तो आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई ये अंग्रेज थोड़ी तय करेंगे, हमको तो अपना राष्ट्र स्वस्थ बनाना है, हमको तो अपने नागरिकों को अधिकार देने हैं। तो वो काम हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो अब इसमें दोष किसको दिया जाए। नहीं, क्योंकि देखिए गांधी जी का एक बहुत चर्चित वक्तव्य है और माना ये जाता है, जब उनको पढ़ रहा था मैं उनकी पुस्तकों को, तो उनका एक विचार था कि देश की स्वतंत्रता प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए समाज पर अधिक काम करने की ज़रूरत है, जिस पर माना यह जाता है कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू और जो तमाम उनके शिष्य थे वो तैयार नहीं हो रहे थे।
संभवतः गांधी जी और बाबा साहब में चाहे जितना भी विवाद रहा हो, कुछ मसलों पर दोनों की दृष्टि स्पष्ट थी और एक दूसरे के प्रति शायद आदर का भाव था, और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाईयत की तरफ उनका झुकाव नहीं हुआ। कई जगह ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की इस अपील का मान रखा। आपने चूंकि बाबा साहब पे बहुत सारा काम किया है और दोनों को एक तरह से देखने की कोशिश की है। ये हमारा चूंकि साहित्य से इतर जो आपके चिंतन की दूसरी पुस्तकें हैं, गांधी, हरिजन, अंबेडकर, जनता, ये पुस्तक है आपके संपादित, दलित क्रांति का मसीह साहित्य, बहिष्कृत भारत आपने संपादित किया है। पीएचडी और डिलीट का विषय भी आपका वही रहा है, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य, दलित विमर्श उत्तर सदी के हिंदी कथा साहित्य में। जब हम इनकी भी बात करते हैं या समकालीन दलित साहित्य, आप पर भी जो किताबें लिखी गई हैं उन पर भी ये माना गया है कि आप केवल प्राध्यापक, केवल साहित्यकार, केवल कवि और कथाकार नहीं हैं, बल्कि दलित चिंतक के रूप में भी आपकी अपनी एक स्थापना है। किशोर वय से ही आप आंदोलनों में भी शरीक रहे, इसलिए गांव के जीवन से लेके नगरीय जीवन तक और जो अभिजात्य समाज है उसकी मानसिकता सभी को आपने करीब से देखा है। ये जो सामाजिक आंदोलन पीछे छूटता चला गया और सियासत कहिए या सत्ता कहिए या आर्थिक प्रभुत्व कहिए, हमारे जो आधुनिक दलित नेता हैं या जो सवर्ण नेता हैं, दोनों में जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज का स्तर एक अलग है, जहाँ कहीं ना कहीं सहयोग की भावना है। आपका जीवन खुद इस तरह का उदाहरण है कि आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि गैर दलितों ने बल्कि मेरी ज़्यादा मदद की। तो समाज तो उस तरह से बन रहा है, वही उस स्थिति में थे ना जी, कुछ करने की स्थिति में वही थे हमारे समाज जैसे परिवार। तो आखिर ये समाज जिम्मेदार है इसके लिए, शिक्षा जिम्मेदार है इसके लिए, आधुनिकता जिम्मेदार है इसके लिए, सियासत जिम्मेदार है इसके लिए, या वो नेतृत्व क्यों नहीं उभर पाया उस तरह का जैसा महात्मा जी का या बाबा साहब का था? तो कोई ऐसा है, बाबा साहब बहुत प्रैक्टिकल नेता थे। उन्होंने गांधी जी से ये सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि खादी पहनने की शर्त आपने रखी कांग्रेसी बनने के लिए, लेकिन आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी कि कांग्रेस का वही सदस्य बनेगा जो कम से कम एक अछूत बच्चे को घर में रखेगा, या जो उसको उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, या जो जाति तोड़ने के लिए कोई भूमिका अदा करेगा। तो सारा जो जिम्मा जाता है वो चला जाता है फिर कांग्रेस सरकार के प्रति। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती थी, वो बहुत मतलब एक उसकी सीमा थी। जैसे पूना पैक्ट का मसला था, उसका हिंदू कोड बिल का मसला, तो ऐसा नहीं है कि नेहरू जी पूरी तरह से उसके विरोध में हो, लेकिन वो उन्होंने टुकड़े टुकड़े में उसको वो लाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी प्रधानमंत्रीशिप चली जाएगी। तो वो अपनी राजनीति की रक्षा करते हुए, अपने पद को बनाए रखते हुए, उतना चूँकि विरोध जो है वो बाहर से बहुत ज़बरदस्त विरोध था। हमारे देश में सामंती शक्तियाँ आज़ादी के तुरंत बाद नष्ट हो जाएंगी ऐसा तो संभव नहीं था। आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ और शुरू के जो मंत्रालय बने या जो मिनिस्टर लोग आए, किन घरानों से आए? सब ज़्यादा से ज़्यादा सामंत परिवारों से आए, राजघरानों से आए या वो आए। तो उनके अंदर तो प्रवृत्ति डेमोक्रेटिक थी नहीं, वो तो प्रजा ही बना के रूप में देखना चाहते थे, ने सेवक के रूप में देखना चाहते थे। तो सवाल ये था कि हमारा जो नेतृत्व है उसके अंदर ये दृष्टि विकसित हो कि वो लोकतांत्रिक दृष्टि, और वो दलित हो या गैर दलित हो उसको एक नागरिक के रूप में देखना शुरू करें। और जब नागरिक के रूप में देखेंगे तो उसके नागरिक अधिकार की भी बात होगी, और नागरिक अधिकार जब उसके मिलेंगे, कोई
ये रहम की, दया की बात ही नहीं है कि सुधार करके दलितों को, अछूतों को उठाना चाहिए। वो नागरिक हैं, उनके प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी है। संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं, उनके नागरिक अधिकार उनको दिए जाएं। संविधान ने बाकायदा उसकी व्यवस्था की। अगर उतना हो जाता, सामाजिक कल्याण के जो प्रावधान संविधान में किए गए थे, उनको ईमानदारी से लागू कर दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि समाज में सुधार हो जाता। और सशक्तिकरण होने से ही जब एक स्तर बनता है, तभी अंतर्जातीय विवाह होते हैं, तभी अंतर्जातीय प्रेम होता है, तभी रिश्ते होते हैं। तो जब आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों में भी जो अफसर बने या बहुत शासक बने, उनकी अंतर्जातीय विवाह होने लगे, हो गए। वो कलेक्टर बच्चा किसी को भी चाहिए। तो सवाल यह है कि जो जिन लोगों को समाज में शक्ति नहीं मिली या समाज में सम्मान नहीं मिला, उन लोगों को नागरिक दर्जा भी नहीं मिला। और नागरिक दर्जा नहीं मिला तो इसलिए समाज आज भी पीछे है। और अभी भी हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर भी आ जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अलोकतांत्रिक बनी रहती है। उसके अंदर से जो निकलता है वो बार बार प्रैक्टिस में जो आता है वो सामंती राजशाही का व्यवहार आ जाता है। तो विचार में भी बदलना था, व्यवहार में भी बदलना था। अब जितना बदलाव आज़ादी की वजह से हुआ कि आज़ादी नहीं मिलेगी अगर दलितों को अधिकार नहीं देंगे, तो ऐसा दबाव नहीं बन के आया। और अगर दबाव की राजनीति भी बनती तो हो सकता है सरकारें भी बदलाव करती। लेकिन दलित तो आज के समय में सबसे बड़ा वोट बैंक है और आरक्षण की बात सभी करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी दिक्कतें ये हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि पूना पैक्ट होने के बाद जो उन्होंने एक तरह से अपने को ब्लैकमेल किया हुआ महसूस किया, उसमें मसला ये है कि पृथक निर्वाचन में तो ये था कि ये अनुसूचित जातियां अपना नेता खुद चुनेंगी, और अपना नेता चुनेंगी तो बेहतर ही चुनेंगी, जो काम करेगा वो चुनेंगी। अब क्या होता है कि चूंकि वो गैर दलितों के वोटों से आरक्षित सीटों पर लोग जीतते हैं, और वो अपने दल के प्रति वफादार होते हैं, न कि वो अपने समाज के प्रति। और जो दल उनको जिताता है, उन पर इन्वेस्ट करता है। अब आप देखते हैं कितने महंगे चुनाव होते हैं, वो जिंदगी भर उसके लिए उतारता, उसके लिए काम करता रह जाता। तो ये जो प्रयोग है, ये सफल नहीं है। और आरक्षण इसीलिए सफल नहीं है कि जो प्रतिनिधित्व है उनके अंदर से नहीं आ रहा, उन पर थोपा जा रहा है। लेकिन कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि ये आरक्षण, जो संसदीय आरक्षण है, इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा। मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं होता कि वो एक प्रावधान है, उस प्रावधान में गलत लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से काम नहीं होता। लेकिन वहाँ संभावना ये बनी हुई है कि अच्छे लोग भी आ सकते हैं, जिम्मेदार लोग भी आ सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। साहित्य पर आते हैं आपने दलित एक सेकंड, वो संजीवा रेड्डी थे कौन, एक बार एक राष्ट्रपति ने 100 कुछ सांसदों को मिलने से मना कर दिया था कि हम नहीं मिलेंगे। तब क्या हुआ था, तब सभी दलों के जो सांसद थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था और मांग उठी थी कि एक दलित राष्ट्रपति बने। और वो मांग इतनी बड़ी भी नारायण साहब आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो व्यवस्था नहीं होती तो फिर ये भी अवसर आपको नहीं मिलता। तो गलत लोग सही हो सकते हैं, जिम्मेदारी जब उनमें पैदा हो जाए तो वो कर सकते हैं कुछ। इसलिए अब इसको समाप्त करने की बात तो के समर्थन में तो मैं नहीं हूँ। और इसके नतीजे ऐसे होंगे, ये तो बाबा साहब को दिखाई पड़ रहा था, यही तो गांधी जी से लड़ाई थी। क्या ये कभी समाप्त हो सकता है? भारत में जाति मुक्त समाज कभी बन सकता है? देखिए, पहले भारत में जाति की समानता की बात उठनी चाहिए, तब ही मुक्त हो सकता है। जब बराबरी की बात, जाति है और जाति का समान दर्जा, जाति में समानता आ जाए,
तो फिर अंतरजातीय रिश्ते लेकिन जब आप ये बात कहेंगे तो जाति आधारित जितनी राजनीति है या जाति आधारित जो अवसर हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। नहीं, जाति समाप्त हो जाएंगे तो फिर स्थिति तो बदल जाएगी ना। जब हम ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा उसका सशक्तिकरण, जब सशक्तिकरण होगा तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत होगी। कितना समय लगेगा अगर आपको लगता है कि अगर मान लीजिए ये क्या संभव है, ये तो आप आइडिया की बात कर रहे हैं कि विचार के स्तर पर ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन क्या भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं बदलाव की, आप सब कुछ आपके सामने घट रहा है। आप पिछले कई दशक में कह सकता हूं, जिससे लगभग 2 दशक से अधिक हो गए आप अध्यापन के क्षेत्र में, जो पीढ़ी लगातार छात्र आ रहे हैं, नए छात्र आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव, तकनीक का जो विकास है, कई स्तर पर समरसता दिखती है। तकनीक के स्तर पर विज्ञान तो विभेद नहीं करता। देखो ऐसा है जी, कई बदलाव ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वजह से होते हैं। अब जैसे दुनिया में तकनीक का विकास हुआ और तकनीक के विकास से भारत ऐसा प्रभावित हुआ कि आज चाहे दलित हो गए दलित हो, सबके पास मोबाइल या तमाम चीज़ें आ गई। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर भारत को अगर ये पुरानी तरह से लोग सोचते रहेंगे कि भाई हमें कुछ लोगों को उठने नहीं देना है, अधिकार नहीं देने हैं, वो वहीं बने रहें, तो इसका नतीजा क्या होगा। जैसे हमारा देश गुलाम हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि ये देश आबादी में, संपदा में, तमाम चीज़ों में बहुत विशाल है, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक कमजोरी है कि यहाँ आपस में लोग लड़ते हैं, जातियों में, धर्मों में, इन तमाम चीज़ों में, और उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो उन्होंने कहा आज आपके गुट को लड़ा दिया मेरे गुट से, फिर कल मेरे गुट से आपको, और इस तरह से उन्होंने अपना राज कर दिया, कायम कर लिया। तो आज अगर हम हमारा देश चीन की तरह और जापान की तरह अगर सबको शिक्षा नहीं देगा तो हमारा देश उनसे टक्कर लेने की स्थिति में नहीं होगा, तो गुलाम होने के खतरे हैं। तो ये जो जिसे आप आरक्षण कह रहे हैं या दलितों के सशक्तिकरण कह रहे हैं, वो चाहे दलित हो, आबादी हो, उनको उठाना, उनको मोर्चे पर लाने लायक, लड़ने लायक और राष्ट्र के उपयोग का बनाने लायक बनाना सरकारों का जिम्मा है, नहीं तो वो देश को गुलाम बना देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी जितनी भी कविताएं हैं वह वर्तमान व्यवस्था, दलितों पर जो अत्याचार, दुराचार, उनकी जो स्थितियां हैं उनको उजागर करती हैं। आपकी कहानियों में भी यह ध्वनित होता है। यानी तमाम प्रयासों के बावजूद हम एक आदर्श समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था के ज़मीनी स्तर पर लागू होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस शोषण से मुक्ति कहीं भी नहीं है। कम से कम आपका साहित्य भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। साहित्य तो देखिए ऐसा है कि अपने समय की घटनाओं को दर्ज करता है, अपने समय को दर्ज करता है, और साहित्य सीधा तो बदलाव करता नहीं। जिन्हें बदलाव करना होता है वो साहित्य का सहारा लेते हैं, साहित्य उसमें मदद करता है। आपने एक किताब देखी होगी टॉम्स काका की कुटिया, वो अमेरिकन महिला ने लिखी, और उसने क्या काम किया, उसने ऐसे ही जैसे अब आज हम देखते हैं कि हर दिन मुझे कोई अस्पृश्यता से, कोई हिंसा से शिकार हुआ कोई खबर हर दिन अखबार में मिलती है, और मैं उसकी कटिंग करके रखता रहता हूँ डेली। मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन भारत जो है उसमें ये क्या होता है, इस पर कोई किताब। उसने इस तरह से किताब बनाई, और जब वो किताब सामने आई तो चूँकि उसने अश्वेतों पर अत्याचारों की कलई खोल दी, सरकार की जो वाइट सरकार थी, तो फिर उस पर हुआ कि इसको तो जेल में डाला जाए, इस पर केस किया जाए। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो घटनाएं हो रही थी, जो पात्र थे, उनके नाम बदल दिए, ये उपन्यास बन गया। और अगर आप चाहते हैं कि वो यथार्थ रखा जाए तो ठीक है, उनके नाम भी बताए देते हैं उसमें।
तो सरकार वापस बोल के भाई तो फिर और ज़्यादा रहस्य खुल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो सब सच है जिसको हम पात्रों का नाम दे देते हैं, नाम बदल देते हैं, घटनाक्रम स्थान बदल दिया, लेकिन ये एक बिंब सामने लाता है, एक तस्वीर सामने लाता है साहित्य। लेकिन ये है कि साहित्यकार ये सब बदलाव कर देगा, को किसी से नहीं हुआ। साहित्य क्रांति नहीं करता है, साहित्य क्रांतिकारियों की मदद करता है, या साहित्य सुधार नहीं करता, जिन्हें सुधार करना है उनकी सहायता कर सकता है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर ने इस बात में ये जो अपनी किताब लिखी है जी, इसमें आप पर जो किताब हाँ उन्होंने लिखी किताब है, लिखी ना, जी, बालक से राजमान, ये वाली किताब। जी, वो ये कह रहे थे कि इस आत्मकथा का कोई मतलब नहीं है अगर कोई एक्शन नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को इस किताब को पढ़कर बच्चों के लिए योजना बनानी चाहिए। तो शिवराज तो ये काम नहीं कर रहा। शिवराज ने तो अपनी जो है बचपन रख दिया कि ये हालत है। अब बच्चे के लिए कुछ करना है तो करने वाले जाने, सरकार जाने, योजनाकार जाने, या जो जो सक्षम है आप जैसे लोग आगे बढ़ाए उस बात को। लेखक क्या कर सकता है उसमें, लेखक ने तो लिख दिया। चलिए आते हैं मीडिया पर। आपकी बहुत सारी किताबें, देखिए मैं इस बात को अपने दर्शकों को भी कहूँगा और आप भी इस बात को जानते हैं। एक घटना का आपने उल्लेख किया कि आपकी आत्मकथा पढ़ के किस तरह से बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, वही आपका प्राप्य है। आपकी आत्मकथा का बहुत सारा अंश देश के तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे कुछ न कुछ दिशा लेते ही होंगे, कुछ न कुछ सीखते होंगे, समझते होंगे। मीडिया के क्षेत्र पर आपने की बहुत सारी किताबें हैं। मीडिया उत्तर आधुनिक अस्पृश्यता के दौर में, समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलितवाद, ठीक है, ये तो अम्बेडकर साहब मूक नायक का आपने किया है। इसके अलावा मूक नायक के 100 साल पर अस्मिता के संघर्ष के सवाल, मीडिया में सामाजिक लोकतंत्र की तलाश, यह पुस्तक भी आपकी मीडिया पर भी है। मीडिया को आखिर आप किस रूप में देखते हैं? मीडिया की क्या भूमिका है? क्योंकि साहित्य, सियासत, समाज की स्थिति, समाज के बदलाव की स्थिति, शिक्षा की बात हम कर चुके हैं। देखिए, मीडिया की भूमिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी चिन्हित की, पहचानी, और मीडिया ने एक लड़ाई लड़ी, हर युग में लड़ी, समाज सुधार के लिए भी लड़ी, स्वतंत्रता के लिए भी लड़ी। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नेता नायक हमारे रहे, हर एक ने कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई पत्रिका अपने पास रखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये कहा कि अखबार जो है वो एक अमोघ अस्त्र है और इसको जो ये बहुत आवश्यक है। मैंने ये देखा कि मूक नायक के जब इतिहास में मैं गया कि जब 1919 में उन्होंने अखबार निकालने की योजना बनाई तो तिलक का अखबार निकलता था, केसरी, उसको उन्होंने विज्ञापन दिया। अब विज्ञापन दिया तो विज्ञापन छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले सौजन्य से छापो, नहीं छापा। फिर उन्होंने कहा पैसे लेके छापो, तब भी नहीं छापा। आखिर मूक नायक निकला और पहले ही संपादकीय में उन्होंने कहा कि भारत का समाज जो है बहुमंजिली इमारत की तरह है और इसकी विडंबना यह है कि एक तल का व्यक्ति दूसरे तल में प्रवेश नहीं कर सकता और जो व्यक्ति जिस तल में पैदा होता है वो उसी तल में मरता है और कोई माई का लाल किसी ब्राह्मण को शूद्र के तल में और किसी शूद्र को ब्राह्मण के तल में प्रवेश नहीं करा सकता। अब इसका नतीजा ये होता है कि जब हम एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हैं, एक दूसरे की स्थितियों को जानते नहीं, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, जानना नहीं चाहते, तो हम में सुख दुख साझा कहाँ हुए, हमें भाईचारा किस मतलब का है, हम देश बंधु किस मतलब के हैं, चूँकि ना तो आप मेरे दुख सुख जानते ना मैं आपके जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मीडिया इसको साझा करने का एक रास्ता निकालता है और जब ये साझा होते हैं तो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में ऐसा व्यक्ति निकलता है जो ये समझता है कि दूसरे का दुख भी मेरा ही दुख है, चूँकि वो मेरा देश बंधु है।
और अगर आप चाहते हैं कि देश में एकता बढ़े, दुख सुख साझा हों, संवेदना साझा हों और फिर हम मिल के विकल्प निकालें, तो इसके मीडिया के अलावा कोई और दूसरा माध्यम नहीं है। आज भी ये देखिए, अभी आपने देखा कि वो बानो को जो अभी-अभी अवार्ड मिला, ये मुश्ताक बानो को जो है, उन्होंने ये बात बताई कि मेरी तमाम कहानियाँ जो हैं दलितों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, वो मेरे अखबारों पत्रिकाओं की घटनाओं पर आधारित हैं। तो अब वो खुद हम जो है, चूँकि हमारी नज़र देश दुनिया में दूर तक नहीं जा सकती, हम अपने आसपास, अखबार और पत्रिकाएं हमें दूर दूर से सूचनाएं हमारे पास ला देती हैं। हम सुबह ही पढ़ते हैं और फिर उससे हमें पता चलता है कि देश किस हालत में जी रहा है, लोग किस हालत में रह रहे हैं, क्या घटनाक्रम बन रहा है, उससे हम सर्वे करते हैं, सरकारों को भी उससे मदद मिलती है। तो समाज को समझने के लिए, घटनाक्रम को समझने के लिए मेरा मीडिया की तरफ झुकाव हुआ। और झुकाव क्या हुआ, मैं जब अखबार पढ़ता था तो मैं प्रतिक्रिया लिखता था संपादक के नाम, और उसमें 2 लोगों के नाम मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वीरेंद्र अंगवाल थे, और वो अमर उजाला के संपादकीय को देखते थे, और साहित्य का जो परिशिष्ट था उसके संपादक भी थे। तो मैं जो लिखता था वो साहित्यिक रुझान की चीज़ें हो जाती थी, जैसे कभी घटना के बारे में कविता में लिख दिया, कभी कुछ। तो वो चूँकि साहित्यिक व्यक्ति थे, वो देखते थे, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि देखो, ये इतनी ऊर्जा तुम इसमें जो है बर्बाद कर रहे हो, तुम घटनाओं पर जाओ और हम मुझसे संपर्क में रहो और उस तरह से जुड़ जाओ। तो मैं बाकायदा रिपोर्टर भी रहा, विशेष संपाददाता वहाँ से रहा, चंद्रोसी से, उन्हीं की वजह से। तो इस तरह से जुड़ गया। और बाद में जब मेरा पीएचडी करने का मन हुआ तो मैं उनके पास प्रस्ताव लेके गया कि डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता पर मुझे काम करना है। तो वो बहुत खुश हुए। वो बल्कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से तो हम भी पत्रकारिता में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जाने जाएंगे इतिहास में, तुम इस पर काम करो। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अम्बेडकर ने तो मराठी में पत्रकारिता की है, वो कैसे, और गांधी जी ने गुजराती में की है। तो हमने कहा कि गांधी जी का तो हम हरिजन लेंगे, तो अंग्रेजी में है, उसको हम कर लेंगे, और इसको हम सीखेंगे और मराठी के लोगों के संपर्क में जाएंगे। तो संयोग से हुआ ये कि 1990 में वीपी सिंह ने भारत रत्न दे दिया बाबा साहब को, और भारत रत्न के साथ ही जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की रचनावली सरकारी स्तर पर छापना शुरू कर दिया। और वो संपादक वसंत मुंजी के घर गए, हम उनसे मिले, मेरी पत्नी और हम बच्चे से, कि हमने ऐसे प्रस्ताव लिया है। तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, मुकनाई वगैरह का दे दिया, और भी काफ़ी चीज़ें दी, पत्र व्यवहार भी उनके साथ रहा। तो फिर हम जब अपना सिनॉप्सिस बना के ले गए और मटेरियल लेके गए अपने गाइड के पास, वीरेंद्र अंगवाल के, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम ये कर लो, करोगे। तो अब वैसे भी अम्बेडकर को हम पढ़ ही रहे थे सामाजिक, उस बार वो मीडिया से और जुड़ गए, तो और ज़्यादा पढ़ने का एक अवसर मिला, और फिर वो पढ़ाई फिर हमारी जो है उपाधि से भी जुड़ गई, तो जुड़ते चले गए। तो इस तरह से जो है और वो दृष्टि बनी, और तो जो है अब जैसे ये है, हाँ, मीडिया में सामाजिक लोकतंत्र की तलाश से आशय क्या है? भाई डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे थे कि समाज अगर लोकतांत्रिक नहीं बनेगा तो फिर राजनीति भी लोकतांत्रिक नहीं रही, हमें नेता भी लोकतांत्रिक नहीं मिलेंगे, और समाज में सुधार नहीं होगा तो राजनीति में, चूँकि अभी आप देखते हैं कि जो सुधरे हुए पृष्ठभूमि से आते हैं वो नेता किस तरह की अच्छी भूमिका निभाते हैं, और जो सुधरे हुए नहीं आते तो कैसी भाषा बोलते हैं, क्या महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, देश के बारे में, सैनिकों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो अब मीडिया में खुद लोकतंत्र का प्रश्न है कि मीडिया को कितना इनको स्थान देता है, इन आवाज़ों को, कितने दलित उसमें लिखते हैं, कितनी आदिवासी को जगह मिलती है, कितनी स्त्रियों को जगह मिलती है, कितनी वंचित तबकों को मिलती है। और जब वो नहीं है
तो आप मीडिया को लोकतांत्रिक कैसे कहें? वो खुद ही लोकतांत्रिक बनेगा, तभी लोकतंत्र की आवाज़ बनेगा, ऐसा सोच। अगर मैं अभी आज की स्थिति में पूछूं कि प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन अपनी पहचान बतौर कथाकार, बतौर कवि, बतौर चिंतक, बतौर प्राध्यापक किस रूप में आप अपने को किसके सबसे करीब पाते हैं और किस रूप में अपने को देखा जाना पसंद करेंगे, या सभी रूपों में देखा जाना पसंद नहीं, ऐसा है, देखिए, ये मेरी अभिव्यक्ति के माध्यम करेंगे? है जो है। कभी बात कविता में कही, कभी कहानी में कही और कभी आलेख में कही, वो तो एक अभिव्यक्ति का वो है। और अध्यापन मेरी रोटी रोजी का और मेरी जिम्मेदारी का काम है जो मैं करता आया। और अध्यापक और विद्यार्थी बने रहने, चूँकि मैं शुरू से जुड़ा रहा विश्वविद्यालयों से, स्कूलों से, तो उससे मैं सिखाने के साथ साथ सीखता बहुत आया। और इससे मेरे अंदर का जो विद्यार्थी, जो बचपन में मैंने महसूस किया कि मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही हैं, तो कोई चीज़ किसी को अगर ज़्यादा दबाया जाता है तो वो ज़्यादा विस्फोट के साथ आता है, हैं? तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि मैं सारी किताबों को लपेट के ही सोऊं, नींद मुझे तब आए। तो अभी किताबों से मोह बढ़ता गया, तो मुझे किताबों की दुनिया का ही आदमी कुछ बनाइए, और क्या बनाएंगे। नहीं, किताबों की दुनिया के आदमी तो हैं ही। आपकी जो पुस्तकें हैं, मेरी प्रिय कहानियां, भरोसे की बहन, हाथ तो हो गई आते हैं, इसकी चर्चा मैंने की जी थी, इस जी, कहानी आपने किया संग्रह है। की। जो कविता संग्रह है उसमें ये जैसी कि कविताओं में मैंने बात की, जो दलित समाज है उसका जो मूल स्वर है, उसकी जो मूल पीड़ा है, वह कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती है। जिस समाज की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, उस समाज की बात, एक बिंदु जो आपके जीवन का मुझसे छूट रहा है, जिसकी आपने चर्चा हल्का से इशारा किया था अपनी बातचीत में, वह था आपकी शादी का प्रसंग। तो क्या वो आपके जीवन में प्रेम आया या सीधे सीधे शादी हो गई, और कैसे हुई? चूँकि मैडम भी प्रोफेसर हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रोफेसर रजत रानी जी जो है वो चर्चित नाम है, खुद भी लिखती पढ़ती हैं। कभी हम प्रयास करेंगे कि हमारे बातें मुलाकातें कार्यक्रम में वो भी आएँ। वो एक प्रसंग मैं चाहूँगा कि उस बातचीत से अच्छे नोट पे, थोड़ा खुशनुमा नोट पे हमारी बात समाप्त हो, क्योंकि हमारी बातचीत में पीड़ा का, बेचैनी का ये स्वर कहीं अधिक रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो है। हाँ, देखिए, इसके बारे में मैंने वैसे लिखा है इस बार जो है ना, अपनी आत्मकथा जी में जी, थोड़ा सा, हाँ लेकिन वो हाँ, तो पाठक पढ़ेंगे तब जी जानेंगे। ये हुआ ये कि जब मैं चंदौसी आया बीएड करने के बाद बरेली से, तो रजत रानी के परिवार से मेरा परिचय नहीं था। एक सज्जन थे राधे श्याम नाम के, वो मेरी शादी एक अपनी मित्र की एक लड़की से कराना चाहते थे, और मैं वहाँ गया। और उसमें हुआ ये कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मेरा कहीं और प्रेम है, तो और हो सकता है वो चलता रहे। तो मैंने कहा, देखिए, आपका प्रेम रहा है, उससे तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं मुड़ के तो नहीं देखना चाहता आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप वो भविष्य में भी हमारे साथ नहीं होंगी तो ये बात ठीक नहीं है, तो आपको नहीं करनी चाहिए शादी। और मैं ये कह के वहाँ से आ गया, और बाद में वो उनके माता पिता सब कहते रहे, ऐसे ही बोल दिया। तो जब हम आए थे तो रास्ते में एक विद्युत संस्थान है, उसमें उसके जो है उसके हेड थे इनके पिताजी रजत के। तो वो जो राधेश्याम जी थे उनसे भी परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ चाय वाय पीते हैं फिर चलेंगे। अब ये वहाँ खड़ी थी बाहर, तो पहली बार उनको वहीं देखा। और वहाँ से जब आए तो चंदौसी में ये बीए कर चुकी, कर फाइनल कर रही थी। तो उन राधेश्याम की पत्नी ने मुझे ये बताया कि इन जितनी लड़कियों का ग्रुप है उसमें रजत जो है वो अच्छी लड़की है, सीरियस पढ़ने में।
ये बात क्या अच्छी लड़की दिमाग में चला गया। अब जब हम वो जो कवि सम्मेलन हुआ, मैंने आपको जिक्र किया था, वहाँ भगत सिंह की याद में टीकाराम डिग्री कॉलेज में, तो रात को करीब 3 या 4 बजे वो ख़त्म हुआ था। और उसके बाद आगरा बरेली एक ट्रेन आती है, तो उससे बैठ के मैं चंदोसी उतरा, सुबह दिन निकला था। और जब मैं हरी बुक डिपो है वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ चाय वाले की दुकान पर इनके पिताजी खड़े थे, रजत के। तो उन्होंने कहा, दुआ सलाम हुई, तो उसी मकान की तीसरी मंजिल पर रजत अपने टीचर के साथ, उन टीचर ने भी कमरा ले रखा था और ये भी चूँकि इम्तहान देना था चंदोसी में, तो उन्होंने वो कमरा ले रखा था। तो वो मुझे लेके वहाँ गए कि चलो चलो अभी चाय वाय पीते हैं। तो वहाँ बैठे थोड़ी देर, तो उन्होंने रजत को कहा कि ये हिंदी साहित्य में बड़े रुचि और बड़ी क्षमता रखते हैं, तो कोई पूछना वूछना हो तो इनसे तुम पूछ सकती हो। हालांकि उन्होंने कभी कुछ मुझसे पूछा उछा नहीं, वो वहाँ से हम चले गए। तो फिर जो है जहन में बात आई। बहुत सतर्क हो के आप बोल रहे हैं सावधानी से कि कहीं कुछ ऐसा न निकल जाए। नहीं नहीं, वो मैं प्रसंग को पूरी तरह याद कर रहा हूँ। तो उसके बाद हाँ, फिर एक घटना फिर ये हुई कि मैं एमए कर रहा था एसएम कॉलेज से, फाइनल ईयर, और फिर रजत ने लिया एमए प्रीवियस में एडमिशन। तो फिर बातचीत हुई, परिचय हुआ, और शायद एक ही क्लास इन्होंने अटेंड की, तब तक जो है इनका बीएड में एडमिशन हो गया, तो ये चली गई बरेली। तो हम फिर बरेली भी इनसे मिलते रहे, ये भी हमको मिलती रहीं। चिट्ठी पत्री हमारी शुरू हो गई, और चिट्ठी पत्री में ये हुआ कि इनकी जो माँ थी, मतलब एक इनके जो जिनसे ये पैदा हुई थी उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। उन्होंने हमारी चिट्ठियाँ जब्त कर ली और वो आज तक जब्त ही रहीं। मेरे पास तो खैर इनकी चिट्ठियाँ हैं, लेकिन उनके पास आपकी नहीं है। नहीं है, तो उसमें ये चला। फिर जो है इनके पिताजी इस बात से कि भाई तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है और ये है वो जो राधेश्याम हमारे जो मित्र थे, उन्होंने हमारी कमियां उनको एक दिन जाके बताई कि भाई एक तो बहुत गरीब परिवार से है, और दूसरा इसको गठियाबाई की बीमारी है, ये पता नहीं क्या, मतलब जितनी उन्होंने हो सकता है ना हो सकता है, चूँकि हमने उनके प्रस्ताव को ठुकराया था, वो सब उन्होंने किया। और उस वक्त रजत वहाँ थी। फिर उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, बीएड में इन्हीं के साथ, और जाके वहाँ फिर इनको समझाया कि किसी, और जब उनको भी वही हमारी जो कहानी वहाँ सुना रहे थे, तो इन्होंने कहा कि वो तो मैं भी बीमार रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने अनसुना कर दिया। उस बीच फिर ये चली गई उन्नाव, और हम फिर ढूंढते ढूंढते इनके घर गए, शांति यादव भी गई, और जब इनके पिताजी से बात हुई शादी वादी की, तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम बड़े परेशान हो गए। फिर हमने कहा हम उनसे मिलेंगे, एक बार जब पूरा मना हो जाएगा फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो शांति जो थी वो पुलिस में थी, इंस्पेक्टर थी, शाहजहाँपुर में पोस्टेड थी। तो रात को हम उनके यहाँ रुके, और सुबह को वहाँ से रात की गाड़ी से फिर उन्नाव हम सुबह ही पहुँचे। तो उन्नाव जो है वो बोर्ड लगा हुआ था डीएम, जिलाधिकारी के नाम का। अब ये चूँकि जिलाधिकारी की भांजी थी, तो हम कैंपस की तरफ गए, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, भाई कलेक्टर के उसमें कौन घुसेगा, और पता चल जाए कि लड़की से मिलने आए तो क्या हालत होगी। तो हम वहाँ मिले नहीं। फिर हमने पता निकाला, पता चला कि वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने लगी है। तो हम वहाँ सेंट्रल स्कूल गए, तो एक टीचर से हमारी मुलाकात हो गई, संस्कृत के अध्यापक से। तो उनसे मिलना चाहते हो, तो फिर वो तो अपने घर ले गए और कि हाँ उनसे मिलने आए हैं। तो बल्कि वो तो कहने लगे कि भाई तुम किसी तरह से हमारी डीएम साहब से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने कहा यार डीएम साहब से हमारी मुलाकात थोड़ी होनी है, हमारी तो उनसे होनी। तो वहाँ फिर जो है वहाँ मिल के हम आ गए। हालांकि उस समय ये चूँकि इनके पिताजी से लड़के आए थे, हम तो बड़ी नाराज़ थी वो। तो फिर
हालांकि बाद में ये बता रही थी कि मुझे लगता था कि किसी रास्ते पर तुम मिल जाओगे, बहुत अचानक मिलते थे तो कुछ तो उनके लिए कविता वविता नहीं लिखा आपने? लिखा होगा लेकिन हमको कुछ याद नहीं है हुआ। उस जमाने की, क्योंकि आप तो हर चीज पे कविता लिख रहे थे। हाँ हाँ लिखा होगा, उन पर भी लिखा होगा। हम्म, और एक व्यंग्यात्मक लिखा था, खत में जीवन साथी लिखती पथ में दो पग साथ नहीं। खत में जीवन साथी लिखती पथ में दो पग साथ नहीं। और जरदारों में दिलदारों की दो कौड़ी औकात नहीं। मरे न हम सपनों के संग भी जरे न संग पतंगों के, तेरे बिन हम नहीं जिएंगे ऐसी भी कोई बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं। तो इस तरह की कविताएं भी चल रही एक थी। कविता डॉक्टर साहब सुना दीजिए, उसी से हम हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के, क्योंकि आपसे देखिए बातचीत तो पूरी होनी ही नहीं है, हाँ, क्योंकि इतना विशद आपका जीवन अनुभव है और इतना विशद आपकी लेखनी है, इतना व्यापक स्तर पर। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक अपनी पसंद की कविता सुना दें, जो भी आपको मन करे। नहीं, एक तो देखिए ये कविता जो काम की कविता है, ये मैंने लिखा था, लड़की ने डरना छोड़ दिया। ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती थी। जी जी एक तो मैं ये सुनाता हूँ। जी। शीर्षक है लड़की ने डरना छोड़ दिया। अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया। अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया। चुप्पा रहना छोड़ दिया, लड़की ने डरना छोड़ दिया। हंसकर पाना सीख लिया, रोना पछताना छोड़ दिया। बाप का बोझ नहीं होगी वह, नहीं पराया धन होगी। लड़के से क्यों कम होगी, वो उपयोगी जीवन होगी। निर्भरता को छोड़ेगी, जहनी जड़ता को तोड़ेगी। समता मूल्य जिएगी अब वो, एक तरफा क्यों उड़ेगी। जल्दी नहीं करेगी शादी, देर से माँ पद पाएगी। नाजुक क्यों फौलाद बनेगी, दमखम काम में लाएगी। ना दहेज को सहमत होगी, कौम की कारा तोड़ेगी। घुट घुट कर अब नहीं मरेगी, मंच पर चढ़कर बोलेगी। समय और शिक्षा ने उसके चिंतन का रुख मोड़ दिया। चुप्पा रहना छोड़ दिया, लड़की ने डरना छोड़ दिया। दूर दूर से चुग्गा लाकर नीड़ में चिड़िया खाती है, लेकिन लड़की पढ़कर बढ़कर शादी कर उड़ जाती है। लड़की सेवा करे बुढ़ापे में तो क्यों लड़का चाहे। इसी प्रश्न के समाधान ने भीतर तक झकझोर दिया। चुप्पा रहना छोड़ दिया, लड़की ने डरना छोड़। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। कविता तो ये है आपको। गगन में सूर्य चंद्र और चांदनी बनी रहे। गगन में सूर्य चंद्र और चांदनी बनी रहे। चमन बना रहे, चमन की स्वामिनी बनी रहे। कोयलों के कंठ की माधुरी बनी रहे। रागियों के अधरों की रागनी बनी रहे। गूंजते रहे भ्रमर कृष्णलयों की चाह में। मेल प्यार हो अपार जिंदगी की राह में। सब तरु सरस रहें, न पात टूट भूगहें। कली कली की गोद नित सुगंध से भरी रहे। गिर शिखर बने रहें, ये सुरसरी बनी रहे। भंवर को चीरती चली प्रगत तरी बनी रहे। छूत छात भेदभाव की प्रथा नहीं रहे। लोकतंत्र हो सजीव मनु कथा नहीं रहे। गर्जिए कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए। विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे। गर्जिए कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए। विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे। हवा सुचैन शांति की सुहावनी बनी रहे। नहीं रहे तो देश की दरिद्रता नहीं रहे। नहीं रहे तो देश की दरिद्रता नहीं रहे। आदमी की आदमी से शत्रुता नहीं रहे। ये भूखमरी नहीं रहे, ये खुदकुशी नहीं रहे। देवियों की देह की तस्करी नहीं रहे। मनुष्यता की भावना प्रबल घनी बनी रहे। चमन बना रहे, चमन की स्वामिनी बनी रहे। क्या बात है, बहुत ही अति उत्तम। काफी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे कविताएं हम सुनेंगे अभी। जी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि बातें मुलाकातें में प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन का जो जीवन है वह किसी एक कार्यक्रम में समाप्त नहीं हो सकता। जो दशकों का अनुभव है वह यह बताता है कि अगर आपके मन में चाह हो तो राह मिलती ही रह सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, शब्दों की अहमियत को समझें। समय चाहे जैसा भी हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की ललक है, अपने को बदलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपका मुकाम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।